स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन लीगल माइंड्स। और आज हम अपनी दूसरी वीडियो के साथ लेके आए हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो वी बिगिन विद व्हाट इज अ ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या होता है? सबसे पहले आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो ये तो समझना पड़ेगा कि ट्रेडमार्क क्या होता है। तो समझते हैं इसको। A trademark is a word, symbol, phrase, design or logo that protects the identity of the particular brand or product or service from being infringed or copied. A trademark differentiates a brand product from that of its competitors. Consumers generally identify a brand products and services by its logo, unique feature and its quality. तो क्या बोल रहा है कि जो ट्रेडमार्क है वो एक मार्क है या फिर एक वर्ड है, सिंबल है, साइन है जो कि आपकी ब्रांड को प्रोटेक्ट करता है, आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है इन्फ्रिंज्ड होने से या कॉपीड होने से, किससे? किसी और की ब्रांड से। तो जो ट्रेडमार्क है वो डिफरेंशिएट करता है अपना ब्रांड प्रोडक्ट्स किसी भी कॉम्पिटिटर से। कंज्यूमर्स को ये होना चाहिए कि भाई वो अपना ब्रांड प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई कर सके हमारे लोगों से, यूनिक फीचर से या क्वालिटी से। जैसे कि मैकडोनल्ड्स है तो हमारे दिमाग में आ जाता है अच्छा जो एम बना हुआ है वो किसका होता है? वो मैकडी का होता है, तो ब्रांड क्वालिटी है उसकी, तो इसलिए हम कंज्यूमर्स हैं जो वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो उनका क्या है? ट्रेडमार्क है। अब देखते हैं की स्टेप्स इन द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो स्टेप 1 इज टू डिटरमाइन ट्रेडमार्क एलिजिबिलिटी। तो अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है कि चेक करो इफ योर ट्रेडमार्क इज इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द ट्रेडमार्क्स एक्ट। तो ट्रेडमार्क है जो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट होता है? ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। तो सबसे पहले अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका ट्रेडमार्क रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर आता है कि नहीं आता। अब अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अ ट्रेडमार्क शुड बी डिस्टिंक्टिव, नॉन डिस्क्रिप्टिव एंड नॉट सिमिलर टू एनी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स। तो ये क्या बोल रहा है कि जो ट्रेडमार्क एक्ट है वो क्या बोलता है कि अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना चाहते हैं तो वो डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। डिस्टिंक्टिव मीन्स टू बी यूनिक, यूनिक होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए and not similar to any existing registered brands. It should have potential to differentiate your goods and services from those of others. To access the eligibility of your trademark, you must consider factors such as uniqueness, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनिक होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए और कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहिए जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स है। अब अगर आपको पता लगाना है कि आपने कोई XYZ कोई भी ट्रेडमार्क सेलेक्ट किया है और आपको पता लगाना है कि वो ट्रेडमार्क पहले से किसी और का तो नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं? IP की गवर्नमेंट वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्रेडमार्क इलेक्ट्रॉनिक सर्च सिस्टम है, उस पर आप जाके ट्रेडमार्क सर्च कर सकते हैं। अब सेकेंड स्टेप हम देखते हैं। स्टेप 2, पहला स्टेप था कि आपने देखा कि डिटरमाइन करो ट्रेडमार्क एलिजिबिलिटी, सेकेंड स्टेप इज टू कंडक्ट अ ट्रेडमार्क सर्च। अब आपने देख लिया कि वो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सेकेंड स्टेप इज टू चेक इफ इट इज ऑलरेडी अवेलेबल, जो कि मैंने आपको बताया IP इंडिया की गवर्नमेंट वेबसाइट पे ट्रेडमार्क सर्च होता है। अब परफॉर्मिंग अ ट्रेडमार्क सर्च थ्रू अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी official website will help you to provide potential conflicts and reduces the chances of rejection of your trademark application. In this step, you must check if there is an existing trademark already registered by the name you have proposed or to an already registered or advertised trademark. कंडक्टिंग दिस ये बहुत क्रूशल स्टेप होता है क्योंकि अगर आपने ये चेक नहीं किया, ट्रेडमार्क सर्च पहले से नहीं किया, तो आपके ऑब्जेक्शन और अपोजिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिर क्या रिफ्यूज ट्रेडमार्क रजिस्ट्री जो होती है वो रिफ्यूज कर सकती है और अपोज भी हो सकता है आपका ट्रेडमार्क। तो इट्स बेटर टू कंडक्ट अ ट्रेडमार्क सर्च बिफोर रजिस्टरिंग योर ट्रेडमार्क। अब मैं आपको बता दूं कि ट्रेडमार्क में 45 क्लासेस होती हैं। 1 to 35 इज फॉर गुड्स एंड 36 to 45 इज फॉर सर्विसेज। ये आप थोड़ा थोड़ा जैसे ही आते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब स्टेप 3 इज टू फाइल द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। अब आपने एक बार ट्रेडमार्क सर्च कर लिया तो सेकेंड स्टेप क्या है? इज टू फाइल एन ऑनलाइन ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। ये भी कैसे फाइल होगी? IP इंडिया की गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके, ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे जाके ये एप्लीकेशन फाइल्ड होती है थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द CGPDTM, ऑल्सो नोन एज E-फाइलिंग सिस्टम। अब इसके E-फाइलिंग का और फिजिकल फाइलिंग का दोनों का अलग अलग प्राइस होता है। 4500 इज फॉर E-फाइलिंग,
फॉर द ट्रेडमार्क एंड फिजिकल फाइलिंग का 5,000 रुपये होता है। इसमें आपको क्या क्या डिटेल्स लगती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला तो एप्लीकेंट की डिटेल्स, उसका नेम, एड्रेस, नेशनैलिटी, ट्रेडमार्क किसके लिए रजिस्टर्ड हो रहा है, कंपनी के लिए हो रहा है तो कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस, place where it is located and the company incorporation details. उसके बाद once you have entered the applicant details, the second step is to enter trademark details. इस सेक्शन के अंदर आपको क्लियर रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा अपने ट्रेडमार्क का और डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा अपने ट्रेडमार्क का। अगर आप लोगो ले रहे हो तो आपको डिवाइस मार्क में ऐड करना पड़ेगा, अगर आपसे वर्ड ले रहे हो तो इट्स अ वर्ड मार्क, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, प्रायोरिटी क्लेम। प्रायोरिटी क्लेम इज द another important component of the trademark application. If your trademark applicant has filed a trademark application in another country, you can claim priority and request a registrar to register your trademark on priority. इसमें आपको क्या होता है, प्रायोरिटी क्लेम में आपको समझाती हूँ। इसमें क्या होता है कि मान लो कि मैंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है, तो उसमें मैं ऐड कर सकती हूँ कि मैं प्रपोज टू बी यूज के लिए यूज कर रही हूँ, या फिर मैं ट्रेडमार्क पहले से यूज करते आ रही हूँ बट मेरे को ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अभी कराना है। तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप अपना प्रायोरिटी क्लेम ले सकते हैं। इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बाद में बना के आपको समझाऊंगी। Step 4 is the examination of our trademark application. After filing your application, it undergoes an examination by the trademark registry. There are two possible outcomes, acceptance or objections. During the examination, the registrar reviews the application. अब आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, फीस भरकर सबमिट कर दिया। अब उसके बाद जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री होती है ना, वो आपका एप्लीकेशन क्या करती है, व्यू करती है, रिव्यू करती है। और ट्रेडमार्क रजिस्ट्री आपका एप्लीकेशन या तो एक्सेप्ट कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। अब अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो फर्दर स्टेप्स के लिए चली जाएगी। बट अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया और रिफ्यूजल दे दिया किसी भी ग्राउंड पे, सेक्शन 9 या 11 के, तो आपको ऑब्जेक्शंस मिल जाएंगे और आपको 1 महीने के अंदर अंदर एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिलेगी और आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट की डेट के 1 महीने के अंदर अंदर रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा। अगर आपने फाइल नहीं किया तो वो क्या होगा, आपका ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा और उस पर आप दोबारा काम नहीं कर सकते। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। The trademark registry reviews the application for any procedural deficiencies. कोई भी deficiencies है या फिर potential conflicts है तो वो क्या कर देगी, मार्क कर देगी कि आपका ये प्रॉब्लम है आपके मार्क में। If the registrar finds an issue, they will issue an examination report. Examination report हो जाएगी जिसमें कि आपको सारे ऑब्जेक्शन रेज्ड हुए होंगे। Common objection include the mark being descriptive, lacking distinctness and resembling existing trademark. If objection arise, अगर कोई भी objection arise होता है तो आपको address करना पड़ता है given time frame, जो कि होता है 1 month from the date of this examination report. This can involve submitting a response to the examination report, presenting arguments and evidence to overcome objections. ठीक है, ये सब लिखा है। If the application is accepted, the registrar advertise the trademark in the trademark journal. अगर आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हो जाता है एप्लीकेशन तो क्या होगा, अब फर्दर स्टेप पे चला जाएगा, दैट इज द ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश्ड होना। अब स्टेप 5 देखते हैं, पब्लिकेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क इन ट्रेडमार्क जर्नल। Assuming your trademark application is accepted, the flowchart proceed to the publication stage. The accepted publication is published in the trademark journal, which is available to the public for the very first time. This application is available to the public to raise objection. If the proposed trademark appears to be infringing upon any existing trademark, the public can raise an objection to the same. अब आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने तो एक्सेप्ट कर लिया भाई, बट अब ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने क्या किया, पब्लिकेशन कर दिया ट्रेडमार्क जर्नल के अंदर। ट्रेडमार्क का एक जर्नल होता है जो कि उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है और उसी में ही सारे ट्रेडमार्क्स पब्लिश्ड होते हैं। तो अब अगर कोई भी थर्ड पार्टी है, मान लो मेरा ट्रेडमार्क पब्लिश हुआ है जर्नल में बट आपका भी कोई ट्रेडमार्क है, तो आप उसमें जाके मेरे को अपोज कर सकते हो, ठीक है, कि ऐसे ऐसे। और ट्रेडमार्क जर्नल 4 मंथ्स के लिए अवेलेबल होता है पब्लिक को और उसके बाद 2 महीने के अंदर अंदर मेरे को उसका रिप्लाई फाइल करना होता है।
अब आया हमारा रिप्लाई टू अपोजिशन. इफ देयर इज एन अपोजिशन टू द ट्रेडमार्क जर्नल, then the applicant must reply to the trademark within 2 months and provide a counter statement that states that the opposition is not valid and trademark does not infringe or any other existing trademark. The application is again examined by the registrar, either accepted or rejected. समझा आपको इतना? अब स्टेप 7 इज द पेइंग फीस विच आर सब्जेक्ट. कोई नहीं है तो नॉर्मल चीज है कि आपको फीस पे करनी पड़ती है. अब अगर आपका ये अपोजिशन हो गया, उसके बाद अपोजिशन एक्सेप्ट हो गया, तो क्या होगा? आपको रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट मिल जाता है. इफ नो अपोजिशन इज रेज्ड और सक्सेसफुली डिफेंडेड अगेंस्ट, द ऑनलाइन ट्रेडमार्क प्रोसेस मूव्स फॉरवर्ड, द ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड and it's the providing legal protection to the trademark owner. The entire registration process typically takes 1 to 2 years, depending upon the factors like complexity. With the digitization of the government service, this can have become very accessible. अब post registration के बाद आप क्या कर सकते हो? अगर आपका trademark register हो गया है, it owner must keep the registration active. Many और पीरियोडिकली मेंटेनेंस जरूरी है, डिक्लेरेशन ऑफ यूज जरूरी है, और हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो रिन्यूअल है ट्रेडमार्क का वो हर 10 साल में आपको कराना पड़ता है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन. समझा? इतना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. सो थैंक यू एवरीवन फॉर विजिटिंग. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन लीगल माइंड. आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, और ये देखते हैं कि अब इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे. पहला है कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ द ट्रेडमार्क, फिर दूसरा व्हाट इज़ अ ट्रेडमार्क, थर्ड फंक्शंस क्या होते हैं ट्रेडमार्क के, फोर्थ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द ट्रेडमार्क, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपका गुड ट्रेडमार्क है तो, एंड लास्ट इज टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ द ट्रेडमार्क. अब हम ट्रेडमार्क पढ़ रहे हैं तो ये तो पता होना चाहिए हम ट्रेडमार्क क्यों पढ़ रहे हैं. तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन डिस्टिंग्विशेस योर ब्रांड आइडेंटिटी फ्रॉम अदर्स विद अ पर्टिकुलर साइन, सिंबल, वर्ड और इमेज. ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो ये आपकी ब्रांड आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है, जो कि पर्टिकुलर साइन होती है, सिंबल होती है या वर्ड या इमेज भी होती है. Your business idea is the brainchild and you would never want anyone else to steal it and use it for their own benefit. अब सबका अपना अपना बिजनेस होता है, अपना ब्रेन चाइल्ड होता है, तो कोई भी ये नहीं चाहता है कि वो उसका बिजनेस कोई भी दूसरा इंसान स्टील कर ले और अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर ले. तो यू वुड डू एवरीथिंग and anything possible to protect it from theft and become the legal rightful owner of that idea or the product. That is why it is important to get a trademark, preventing anyone from trespassing on your intellectual asset. तो ये यही बोल रहे हैं कि अगर आप अपना ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन ले लेते हैं तो कोई भी उसको चुरा नहीं पाएगा और आप उसके लीगल राइटफुल ओनर बन जाएंगे. नेक्स्ट है व्हाट इज अ ट्रेडमार्क. A symbol, phrase, word, design that identifies and distinguishes your goods from others is known as a trademark. तो क्या बोल रहा है कि कोई भी सिंबल, वर्ड या डिज़ाइन जो भी पीपल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और आपके गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरे के गुड्स एंड सर्विसेज से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क. With trademark registration, you receive exclusive usage rights over the mark, preventing others from misusing and exploiting it. अब अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लेते हैं तो आपको एक एक्सक्लूसिव यूजेज मिलता है राइट्स का, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हैं, कोई और यूज़ नहीं कर सकता और ना उसको मिसयूज़ कर सकता है और ना कि एक्सप्लॉइट कर सकता है. अब ट्रेडमार्क रजिस्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1940. 1940 में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री थी जो कि गवर्न करती है ट्रेडमार्क्स एक्ट को 1999. Apart from declaring the rules, it also serves as a database for the brand topics in the nation. You can get your trademark register under the Trademark Act and obtain exclusive rights over the intellectual property. Now, what are the functions of the trademark? आपने अपना ट्रेडमार्क समझ में आ गया, ट्रेडमार्क क्या होता है, आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा लिया. अब हम ये पता करते हैं कि फंक्शंस क्या है ट्रेडमार्क के. अ ट्रेडमार्क सर्व्स द पर्पस फॉर
आइडेंटिफाइंग द सोर्स और ओरिजिन ऑफ द गुड्स। अब अगर आपका ट्रेडमार्क है तो वो किस लिए क्या काम कर रहा है? ट्रेडमार्क पर्टिकुलरली बता रहा है कि ये पर्टिकुलर जो गुड्स या सर्विसेज हैं वो किसके पास से आ रहे हैं, क्या सोर्स है, क्या ओरिजिन है गुड्स या सर्विसेज का। तो ट्रेडमार्क परफॉर्म्स द फॉलोइंग 4 फंक्शंस। सो इट आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट एंड इट्स ओरिजिन, जो कि अभी हमने समझा कि अगर आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है तो वो क्या करेगा, बताएगा कि ये किसका प्रोडक्ट है और किसके ओरिजिन से आया है। सेकेंड इज इट प्रपोजेस टू गारंटी इट्स क्वालिटी बताता है कि हाँ भाई, अच्छा राम चाचा के लड्डू हैं तो भाई हाँ राम चाचा के हैं, उनकी क्वालिटी और ओरिजिन बताता है। इट एडवर्टाइज द प्रोडक्ट, द ट्रेडमार्क रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट, ट्रेडमार्क क्या करता है, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इट क्रिएट्स एन इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक, पर्टिकुलरली द कंज्यूमर्स ऑफ और द प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स ऑफ सच गुड्स। जैसे कि मैंने बताया कि अच्छा राम चाचा के लड्डू है तो सबको विद अ पिंच ऑफ टाइम लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ इनका घर वहाँ पे है और वहाँ की दुकान से इनके लड्डू आए हैं। तो देर आर दी 4 functions of the trademark. Now, what is the economic value of the trademark? अब economic value का मतलब क्या है कि अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रहे हैं तो आपको उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या उससे आपको प्राइस में बेनिफिट हो रहा है, इकोनॉमिक वैल्यू में क्या बेनिफिट हो रहा है। तो let's see. First is build brand equity and customer loyalty, leading to premium pricing and repeat businesses. क्या बोल रहा है, अगर आप अपने ट्रेडमार्क लिया है तो क्या बन गया, आपकी ब्रांड इक्विटी बन गई और कस्टमर लॉयल हो गए आपके लिए। अच्छा जैसे मैकडी है, मैकडी अब आपको बोलेंगे कि बर्गर खाना है आपको, तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा मैकडी में अच्छा मिलता है तो वहीं जाके खाएंगे। तो मैकडी का क्या है, वो ब्रांड इक्विटी है और कस्टमर उसके साइड लॉयल है, तो लीडिंग टू प्रीमियम प्राइसिंग एंड रिपीट बिजनेस। सेकेंड इज डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, सिक्योरिंग मार्केट शेयर। अब जैसे कि मैकडी है एंड बर्गर किंग है, तो वो दोनों के प्रोडक्ट सेम है बट पता है हमें कि कौन सा किसका अच्छा है, तो पब्लिक के माइंड में इमेज बनी हुई है। थर्ड इज जनरेट रेवेन्यू थ्रू इंक्रीज सेल्स एंड न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, सेम बात की रेवेन्यू बढ़ाता है। फिर क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, जो कि सेम मैकडी करता है। क्या करता है कि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाता है, लाइसेंसिंग भी कर सकता है और फ्रेंचाइजी भी दे सकता है लोगों को। फिर है एनहांस अ कंपनीज वैल्यूएशन एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली बात है भाई इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगी। फिर लास्ट है प्रोटेक्ट रेपुटेशन फ्रॉम प्रिवेंटिंग कंज्यूमर्स कन्फ्यूजन एंड काउंटरफीटिंग। क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी बात कि रेपुटेशन प्रोटेक्ट करता है, कि वरना जैसे ये मैकडी वो कर देता है, रिफंड प्रोवाइड कर देता है कंज्यूमर्स को कि अगर कभी गलत फूड आ गया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुई फूड के साथ, तो ये क्या है, अपनी रेपुटेशन बचा रहा है जिससे कि उसके ट्रेडमार्क को इकोनॉमिक वैल्यू मिल रही है। अब है नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ट्रेडमार्क। अब अगर आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए ट्रेडमार्क। तो पहला है implies a label, signature, word, name, brand and combination of color. A good trademark should encompasses one or more of these attributes, helping to identify and differentiate the product or the service. पहला क्या बोल रहा है कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो वर्ड होना चाहिए, नेम होना चाहिए, ब्रांड है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, इनमें से कुछ भी होना चाहिए जिससे कि लोगों को डिफ्रेंशिएट करने में और आइडेंटिफाई करने में आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ईजी हो जाए। ठीक है। फिर सेकेंड है ईजी टू स्पेल, स्पीक एंड रिकग्नाइज। द ट्रेडमार्क शुड बी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड मेकिंग इट ईजियर फॉर द पब्लिक टू रिमेंबर एंड क्विकली एक्नॉलेज। क्या बोल रहे हैं कि आपको ऐसा ट्रेडमार्क रखना चाहिए ना जो लोगों के दिमाग में बैठ जाए, सिंपल हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ईजिली लोग बोल पाए। कोई भी इलिटरेट है, अगर कोई भी अनपढ़ इंसान है तो वो भी आपका ट्रेडमार्क दिमाग में बैठा ले, तो ऐसा ट्रेडमार्क होना चाहिए, ऐसा मार्क होना चाहिए आपका। फिर शॉर्ट एंड नॉट परपेक्सलिंग, परपेक्सलिंग मतलब पजलिंग वाला मार्क नहीं होना चाहिए। लेंदी एंड कंफ्यूजिंग ट्रेडमार्क कैन ईजिली फॉरगेटन, सो अ गुड ट्रेडमार्क शुड बी कंसाइज एंड अनकॉम्प्लिकेटेड। क्या बोल रहे हैं कि आपका अगर लेंदी और कंफ्यूजिंग ट्रेडमार्क है तो वो ईजिली लोग भूल जाएंगे, तो उनके दिमाग में तो रहेगा नहीं। तो अगर आपको गुड ट्रेडमार्क बनाना है तो वो कंसाइज होना चाहिए और अनकॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल, सिंपल सी बात। फिर बोल रहा है यूनिक एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रेडमार्क के अंदर जो आपको हमेशा ही याद रखना है। तो ये बोल रहे हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स द ट्रेडमार्क शुड बी ओरिजिनल एंड नॉट सिमिलर टू एनी एग्जिस्टिंग पॉपुलर ऑफ अ
और अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। क्या बोल रहे हैं कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो एक यूनिक होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स ना बढ़े। फिर बोल रहे हैं क्लियर एंड कंसाइज, द चूजन मार्क शुड बी अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड, एलिमिनेटिंग एनी कंफ्यूजन और द डाउट फॉर द कंज्यूमर्स। क्या बोल रहा है कि आपका क्लियर एंड कंसाइज मार्क होना चाहिए, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन और डाउट क्रिएट ना हो। फिर इन्वेंटिव और कॉइंड वर्ड्स और डिस्टिंक्टिव डिजाइंस, द बेस्ट ट्रेडमार्क ऑफन इन्वॉल्व यूनिक क्रिएटिव एलिमेंट्स सच एज इन्वेंटेड वर्ड्स और द डिस्टिंक्टिव ज्योमेट्रिकल डिजाइंस। क्या बोल रहे हैं कि आपका अगर कोई भी ट्रेडमार्क है ना, तो इन्वेंटिव होना चाहिए और डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, जो कि अभी मैंने आपको बताया। Not descriptive of the product. A good trademark should avoid directly describing the product or service. Instead, it should suggest the quality or characteristics associated with the brand. अब ये नहीं कि आपने मैकडी लिया तो बता दिया कि इट गिव्स गुड फूड, गुड बर्गर, या ऐसे करके कुछ आपने उसको नीचे लिख दिया और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉट डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए। एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रोहिबिटेड क्लास। अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने जब आप आगे आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको, तो आपको तब समझ में आएगा कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने ना कुछ प्रोहिबिटेड क्लासेस बताई हुई होती हैं, तो आपका मार्क उसके अंडर नहीं आना चाहिए। तो व्हेन रजिस्टरिंग अ ट्रेडमार्क, इट शुड नॉट फॉल विद इन द लिस्ट ऑफ द प्रोहिबिटेड क्लास एज डिफाइंड इन द ट्रेडमार्क एक्ट। दिस ensures that the chosen mark is eligible for the registration and protection. कि आपका जो भी मार्क आप ले रहे हो रजिस्ट्रेशन के लिए, वो विद इन द लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड क्लासेस नहीं आना चाहिए ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर, तो तभी आपका मार्क एलिजिबल माना जाएगा रजिस्ट्रेशन का और प्रोटेक्शन का। तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ट्रेडमार्क। अब आगे चलते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क। अब टाइप्स क्या है ट्रेडमार्क के? ये कुछ टाइप्स हैं जो मैंने बताया है। पहला है वर्ड मार्क, दे मे बी द वर्ड्स, लेटर्स और न्यूमरल्स, फॉर एग्जाम्पल कोको, शनेल एंड एप्पल। अब आप देखो, जैसे आईफोन होते हैं सबके पास, तो उनमें वर्ड मार्क है। एप्पल में जो कटा हुआ एप्पल होता है वो है डिवाइस मार्क, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। और जो एप्पल आप बोल रहे हो तो हम उसको बोलेंगे वर्ड मार्क। अब जैसे मान लो मैकडी है, मैकडोनल्ड्स, उसका एम है, तो एम हो गया उसका, येलो कलर का जो एम है वो है उसका डिवाइस मार्क, और जो मैकडोनल्ड्स आप बोल रहे हो दैट इज देयर वर्ड मार्क। अब हम पढ़ते हैं डिवाइस मार्क। These mark consist of exclusive representation of the word, letter or numeral. Example, the way in which Amazon is written or eBay is written. अब देखो आपका MACD, ये आपका येलो कलर का है, तो ये हो गया आपका डिवाइस मार्क। अब जैसे मैकडोनल्ड्स लिखा है तो दैट इज योर वर्ड मार्क। अब जैसे एप्पल है तो एप्पल जैसे लिखा है दैट इज द वर्ड मार्क, और एप्पल कटा हुआ एप्पल है तो फिर वो डिवाइस मार्क है। समझ गया? Service marks. A service mark basically differentiate the service and not of the goods of one person from that of another. सही सी बात है भाई, सर्विस मार्क की बात कर रहे हैं तो गुड्स के बारे में तो बात नहीं करेंगे, ओनली फॉर द सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड एयरलाइंस, फ्लाई दी फ्रेंडली स्काई टैगलाइन। तो क्या बोल रहे हैं कि आपका जो वर्ड मार्क है यूनाइटेड एयरलाइंस, वो आपके साथ एक स्लोगन है या फिर टैगलाइन आपने उसको दी है, तो हम उसको बोलेंगे सर्विस मार्क। फॉर एग्जाम्पल नाइकी है, नाइकी में लिखा रहता है लेट्स डू इट, तो अगर आपको लेट्स डू इट भी बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो नाइकी है, तो दैट इज द सर्विस मार्क ऑफ इट्स ब्रांड। फोर्थ है हमारा कलेक्टिव मार्क। Marks being used by the group of the companies. The owner of such mark may be an association or the public institution or cooperative. ये क्या बोल रहे हैं? कलेक्टिव मार्क क्या होते हैं कि वो ग्रुप ऑफ कंपनीज यूज करती है, और जो इनके ओनर होते हैं वो एसोसिएशन भी हो सकता है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है और कोऑपरेटिव भी हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल, CA यूज बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। जैसे CA यूज करते हैं, CA अपने आगे लगा लेते हैं एडवोकेट्स और लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते, तो एडवोकेट ADV CA फॉर दिस, एंड CPA टू इंडिकेट द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ द सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। फिर हमारा आया सर्टिफिकेशन मार्क। सर्टिफिकेशन मार्क आर यूज टू डिफाइन स्टैंडर्ड्स। सर्टिफिकेशन मार्क समझाता, दे अश्योर द कंज्यूमर दैट द प्रोडक्ट मीट्स certain prescribed standard. For example, ESI mark and the FSSAI mark. जैसे ये वाला मार्क है, ये फूड के लिए देते हैं, तो इसलिए सर्टिफिकेशन मार्क। फिर बोल रहा है हमारा वेल नोन मार्क। When a mark is easily recognized among a large percentage population and it achieves the status of a well known mark, then it will be known as a well known mark. For example, Rolex हो गया, Cartier हो गया, Ferrari हो गया, ऐसे बोलते हैं हम उसको well known mark.
तो और ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की साइट से एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है, होती है उनके उस वेबसाइट पे जाके अगर आप देखेंगे तो, जो कि हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो उसको हम वेल नोन मार्क्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए, इसके बाद का टॉपिक्स हम आगे वाली वीडियोस में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन लीगल माइंड्स। और आज हम करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक, जिसका नाम है ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क। तो फर्स्ट वी लुक फॉर द टॉपिक्स दैट आर टू बी कवर्ड टुडे। पहला है सेक्शन 9 दैट इज़ द एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूज़ल, एंड दूसरा है सेक्शन 11 दैट इज़ द रिलेटिव ग्राउंड फॉर रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। तो पहले हम सेक्शन 9 करेंगे। सेक्शन 9 के अंदर 3 क्लॉजेज दिए हुए हैं, 1, 2, 3, और इनके अंडर सब क्लॉजेज दिए हुए हैं। सेक्शन 3 के अंडर 3 क्लॉजेज है। तो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट इज द सेक्शन 9(1) दैट इज़ द एब्सोल्यूट ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूज़ल ऑफ अ ट्रेडमार्क, जर्नल प्रिंसिपल्स। First, 9 clause 1 clause A, that is the lacking in distinctive character. So meaning a trademark must be distinguish the goods or services of one person from those of another. A mark lacking in distinctive character cannot be registered. तो ये बोल रहा है कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए रिफ्यूज़ तब हो सकता है अंडर सेक्शन 9 क्लॉज 1 क्लॉज ए, दैट मीन्स द लैकिंग इन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। तो आपका जो भी कोई ट्रेडमार्क है वो एबल होना चाहिए गुड्स और सर्विसेज डिस्टिंग्विश करने में एक पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर आपका मार्क लैकिंग है डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर में तो वो दैट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। अब डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब क्या है? डिस्टिंक्टिवनेस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ मार्क टू आइडेंटिफाई द सोर्स और ओरिजिन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मेकिंग इट डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर्स इन द मार्केट। तो व्हाट इट्स सेइंग कि डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब है कि एबिलिटी होनी चाहिए मार्क के अंदर कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि सोर्स क्या है या ओरिजिन क्या है गुड्स और सर्विसेज का, और जिससे कि दोनों गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस निकाल सके पब्लिक या कंज्यूमर्स। नॉन डिस्टिंक्टिव मार्क्स आर दोज दैट कैन नॉट डिफरेंट from the other mark and fail to indicate the specific origin of goods or services. एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट इज जेनेरिक वर्ड्स लाइक बुक शॉप के लिए आपने बुक वर्ड यूज़ कर लिया, या फिर ऑर्डिनरी और कॉमन शेप्स ऑफ शेप्स दैट इज सिंपली अ सर्कल फॉर एनी टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट। तो इस बेसिस पे आपका जो ट्रेडमार्क है रजिस्ट्रेशन के लिए रिफ्यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं क्लॉज बी दैट इज़ द डिस्क्रिप्टिव और इंडिकेटिव ऑफ कैरेक्टर्स। तो मीनिंग देखते हैं पहले। मार्क दैट कंसिस्ट ओनली ऑफ वर्ड्स, sign or indication that describe or refer to the characteristics of goods and services such as kind, quality, quantity, purpose, place of origin, time of production are not registrable। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आपका ट्रेडमार्क किसी भी वर्ड, साइन या इंडिकेशन दे रहा है और वो जो गुड्स एंड सर्विस है उसकी वो हमें बता रही है उसका काइंड, क्वालिटी या क्वांटिटी या प्लेस ऑफ ओरिजिन, तो वो भी रजिस्ट्रेबल नहीं हो सकती, क्योंकि हम उसको बोलेंगे रिफ्यूज़ल अंडर सेक्शन 9(1)(b दैट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव और इंडिकेटिव ऑफ कैरेक्टर्स। तो दीज मार्क आर डिस्क्रिप्टिव ऑफ द गुड्स, मतलब जो आपने गुड्स या सर्विसेज ली हैं वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए, जो हमने पहले भी पढ़ा है। और सर्विसेज दे रिप्रेजेंट एंड डू नॉट हैव द नेसेसरी डिस्टिंक्टिवनेस टू डिस्टिंग्विश देम इन द मार्केट प्लेस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फूड प्रोडक्ट्स का आपका बिजनेस है तो आपने उस पर लिख दिया फ्रेश, ठीक है, या फिर कुरियर सर्विसेज का आपका बिजनेस है तो आपने उस पर लिख दिया स्पीडी डिलीवरी। स्पीडी डिलीवरी या फ्रेश, जेन्युइन टेस्ट फॉर फूड प्रोडक्ट। जोग्राफिकल टर्म्स लाइक कश्मीर फॉर शॉल्स और पेरिस फॉर परफ्यूम्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड दे आर नॉट रजिस्ट्रेबल अंडर ट्रेडमार्क एक्ट। अब देखते हैं आगे। मार्क्स दैट हैव बिकम कस्टमरी इन ट्रेड, ठीक है, तो मार्क्स और इंडिकेशन सो कॉमन इन द ट्रेड and industry as to be generically to describe a product or a service. These marks are not inherently distinctive because they have commonly used in the ordinary course of a commercial trade. For example, आपका आइसक्रीम वेंडर हुआ, वो जेनेरिक टर्म, तो आप आइसक्रीम यूज़ नहीं कर सकते उस मार्क के लिए। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो आप उसके लिए बैंक नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब जो ये सेक्शन बी वाला है, सेक्शन बी, इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कोई एक प्रोप्राइटर था, वो रजिस्ट्रेशन चाहता था फॉर द वर्ड रसोई फॉर इट्स ईडेबल ऑयल्स, तो वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 9 क्लॉज 1(b) के अंडर कि आपको नहीं मिल सकता बिकॉज रसोई इज़ अ जेनेरिक वर्ड, तो उस पर कोई भी मोनोपोली क्लेम नहीं कर सकता है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ सेक्शन 9(2)
मार्क्स लाइकली टू डिसीव, ऑफेंड और कॉन्ट्राडिक्ट पब्लिक पॉलिसी। तो इसके अंदर भी 4 सबसेक्शन आते हैं। दिस सबसेक्शन सेट्स आउट द एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल बेस्ड ऑन पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड डिसेप्टिवनेस। तो पहला है मार्क्स दैट डिसीव और कॉज कन्फ्यूजन। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई भी पब्लिक को ऐसा मार्क दिखेगा कि वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है या डिसीव कर रहा है कन्फ्यूजन को, लाइकली टू कॉज कन्फ्यूजन, तो वो भी रजिस्ट्रेबल नहीं होते हैं। मीनिंग देखते हैं, अ मार्क विल नॉट बी रजिस्टर्ड इफ़ इट इज़ लाइकली टू डिसीव द पब्लिक और कॉज कन्फ्यूजन विद द एग्जिस्टिंग मार्क। ये नहीं कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड मार्क है वो पहले से और आप सेम उसमें अदला बदली थोड़ी सी करके उसको रजिस्टर करा रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो रिफ्यूज़ हो जाएगा अंडर सेक्शन 9 क्लॉज 2 क्लॉज ए। This is often concerned with the consumer protection and preventing confusion in the marketplace regarding the origin of goods and services. For example, देखते हैं, a mark that resembles a already existing mark of a famous brand. For example, new brand using a similar logo to that of the Coca-Cola. For example, Nike का ये साइन है, अगर आपने इसको इसमें ही कुछ फ्लावर आगे बना दिया तो वो भी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, तो वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। अ मार्क लीडिंग कंज्यूमर्स टू बिलीव दैट गुड्स एंड सर्विस एसोसिएट अ डिफरेंट ब्रांड। तो लोगों को ये लगने लग जाएगा कि अच्छा ये नाइकी है और नाइकी के साथ इन्होंने थोड़ा सा अदली बदली की है मार्क के साथ, तो वो उसी का ही ब्रांड है, या फिर वो जो दूसरा ब्रांड है वो एसोसिएटिव है इसके साथ ही, तो उसको हम एसोसिएट मार्क्स भी बोलते हैं। अब देखते हैं बी, मार्क लाइकली टू कॉज और हर्ट रिलीजियस सस्पेक्टेबिलिटीज़। इसका मीनिंग देखते हैं, मार्क्स दैट माइट ऑफेंड रिलीजियस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड वाला बी, मार्क लाइकली टू हर्ट रिलीजियस सस्पेक्टेबिलिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, पहले मीनिंग देखते हैं, मार्क्स दैट माइट ऑफेंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स और मे बी ऑफेंसिव टू एनी स्पेसिफिक क्लास और ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट और एथनिसिटी विल नॉट बी रजिस्टर्ड। अगर आपका मार्क रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहा है तो आपका मार्क भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। Marks that use religious symbols in a manner considered derogatory, for instance using scared image and symbols like Hindu god or Islamic, मतलब आप कोई भी गॉड का नाम या फिर कोई भी इस्लामिक टर्म आप अपने उसमें यूज़ नहीं कर सकते, तो वो अंडर दिस क्लॉज रिजेक्ट हो जाएगी। For example, the mark Om has been denied registration if it is considered a religious sacred symbol. Om Logistic versus Mahendra Pandey 2022। तो इसमें क्या बोला था कि मार्क ओम हमें पता ही है, ओम एक रिलीजियस वो माना जाता है सेक्रेट सिंबल, तो ओम के अंडर कोई भी एक ये था ओम लॉजिस्टिक, इसका डिक्लाइन कर दिया था, डिनाई कर दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट ने। अब देखते हैं सी, स्कैंडलियस और ऑब्सीन मैटर। तो डेफिनेशन क्या है, मार्क दैट कंसिस्ट और कंप्राइजेस ऑब्सीन मटीरियल, स्कैंडलस और वल्गर मटीरियल विल बी रिजेक्टेड फॉर कॉमन सेंस, कि आप इसके अंडर रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। मार्क्स विच हैव ऑफेंडिंग वर्ड्स और पिक्चर्स विद द सेक्शुअली एक्सप्लिसिट और ऑफेंसिव इमेजेस दैट विल बी नॉट रजिस्ट्रेबल अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट। फिर डी क्या है, मार्क्स दैट बार्ड अंडर एम्बलम्स एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। अगर आपका मार्क इसके अंडर आ रहा है इस एक्ट के अंडर तो भी रजिस्ट्रेबल नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन विल बी रिफ्यूज इफ अ मार्क कॉन्ट्रावीन सेक्शंस अंडर द एम्बलम्स एक्ट, ठीक है, एज प्रोहिबिटेड एम्बलम्स और नेम मे नॉट बी यूज्ड। एग्जाम्पल, यूज़ ऑफ अ नेशनल फ्लैग, आप नेशनल फ्लैग का यूज़ नहीं कर सकते। ऑफिशियल सील्स और एनी अदर एम्बलम विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के एम्बलम प्रोहिबिट्स द यूज़ ऑफ नेशनल फ्लैग, तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 9 क्लॉज 3, मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ अ शेप बेस्ड फीचर्स। तो इसमें है कि दिस सबसेक्शन डील्स विद द शेप ऑफ द गुड्स एंड कवर्स सर्टेन काइंड्स ऑफ मार्क दैट आर डिनाइड रजिस्ट्रेशन ड्यू टू द इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कंसर्निंग शेप। तो पहला है द शेप ऑफ गुड्स ड्यू टू नेचर ऑफ गुड्स। तो a mark that comprises exclusively the shape of goods due to the nature of goods themselves is not registrable। अगर आपका कोई भी मार्क है वो शेप ऑफ गुड्स में से है और वो नेचर ऑफ गुड्स बता रहे हैं तो वो नहीं रजिस्ट्रेबल होगा। एग्जाम्पल, अ बॉटल शेप दैट इज़ ओनली फंक्शनल एंड नॉट डिस्टिंक्टिव ऑफ द मार्क सच एज द बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, वो भी रजिस्ट्रेबल नहीं हो सकती है और वो लाइबल है फॉर द रिफ्यूजल अंडर सेक्शन 9 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए। द शेप नेसेसरी टू अचीव अ टेक्निकल रिजल्ट, marks that shapes required achieve a technical result, that is the shape determined by the functional or technical purpose of goods, cannot be registered. A gear wheel designed for a machinery part tools wherein the shapes shall follow specific or functional design requirements that cannot be registered and liable to be refused under section 9.
एंड सी है द शेप गिविंग सब्सटैंशियल वैल्यू टू द गुड्स, where the shape of the good substantially contributes to the commercial value of the product, then it cannot be registered. For example, a designer handbag where the shape forms a part of the product value. तो this was all about section 9. अब हम कर रहे हैं section 11. Relative grounds क्या होते हैं for the refusal of the trademark. First है section 11. Mentions the relative grounds for refusal. ठीक है, if a mark is found to be confused public on account of mark being identical or similar to an earlier trademark, the mark will not be allowed for registration. Various other grounds देखते हैं अब क्या है section 11 के अंदर. पहला है section 11 states the following grounds for refusal. Trademarks which confuse the public as it is identical filler with an earlier similar trademark. Trademark which cause confusion as it is similar with an earlier trademark. तो क्या बोल रहा है कि कोई भी ट्रेडमार्क जो कंफ्यूज करेगा पब्लिक को, अगर वो आइडेंटिकल है या सिमिलर है पहले कोई रजिस्टर्ड मार्क्स या अर्लियर मार्क्स से, तो वो रजिस्ट्रेबल नहीं होगा सेक्शन 11 क्लॉज 1 के अंदर. फिर क्लॉज 2 क्या बोलता है, ट्रेडमार्क विच वुड टेक अनफेयर एडवांटेज ऑफ अ सिमिलर आइडेंटिकल earlier well known trademark should be detrimental to the distinctive character or a repute of a similar earlier well known trademark. तो इतना समझा, अगर आपको कोई भी वेल नोन मार्क है और आप उसका रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो वो भी रिफ्यूज़ हो जाएगा अंडर दिस क्लॉज. फिर सेक्शन 11(3) states the following grounds for refusal. That is, the usage of a trademark is bound to be prevented by the law of passing off, protecting an unregistered trademark used in the course of trade. तो क्या बोल रहा है इसमें, पासिंग ऑफ का कंसेप्ट है, जिसमें मैं एक नई वीडियो बनाऊंगी उसमें पूरा हम पासिंग ऑफ का कंसेप्ट इन डिटेल समझेंगे. द यूजेज ऑफ अ ट्रेडमार्क इज बाउंड टू बी प्रिवेंटेड बाय द लॉ ऑफ द कॉपीराइट. However, if the applicant is able to prove honest concurrent use of a proposed mark and an already registered mark, then the same may not be refused, taking the umbrella of section 12 of the trademark. अगर आप ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज़ कर रहे हैं अपने ट्रेडमार्क का तो आपका वो रिफ्यूज़ल के लिए लायबल नहीं है. तो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 9 और 11. 9 में हमने 3 क्लॉजेस पढ़े. फर्स्ट इज़ द एब्सोल्यूट ग्राउंड. सेक्शन 9 बोलता है एब्सोल्यूट ग्राउंड्स, वेयर सेक्शन 11 बोलता है रिलेटिव ग्राउंड्स. ठीक है, सेक्शन 9 में हमने 3 क्लॉजेस पढ़े और सेक्शन 11 में हमने 3 क्लॉजेस पढ़े. इनके लिए मैं केस लॉस के लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी, वो आप जाके देख सकते हैं चैनल पे, नेक्स्ट जेन लीगल माइंड्स. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन लीगल माइंड्स. और आज इसी के साथ हम लेके आए हैं आपके लिए अपना न्यू टॉपिक, जो कि है असाइनमेंट एंड लाइसेंसिंग ऑफ अ ट्रेडमार्क. सो फर्स्ट वी विल लुक इनटू द टॉपिक्स दैट आर टू बी कवर्ड टुडे. दोज आर, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज़ द मीनिंग ऑफ असाइनमेंट कि एक्चुअली असाइनमेंट होता क्या है. देन इज़ द टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ ट्रेडमार्क, एक्चुअली व्हाट आर द टाइप्स अंडर द असाइनमेंट, एंड इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ ट्रेडमार्क कि असाइनमेंट वर्क कैसे करता है. एंड इट इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 45 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999. देन द ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग क्या होती है, and licensing can be done through what are the process by which licensing can be done, and what are the types of licensing under Trademark Act. So let's jump into the introduction. The Trademark Act 1999 was amended to suit advancing trade practices and abolish unfair competition among brands. The act is enacted with an intention to protect the rights of the proprietor. क्या बोल रहे हैं कि ये जो एक्ट है, ये ट्रेडमार्क एक्ट के बारे में बात कर रहा है कि ये बनाया क्यों गया था, जिससे कि प्रॉपराइटर की राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके. कौन से प्रॉपराइटर, जो मनी इन्वेस्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं और वर्क करते हैं इनटू हिज ट्रेडमार्क और अपनी रेपुटेशन को बिल्ड करते हैं मार्केट के अंदर. एंड द कंज्यूमर शुड गेट इक्वल प्रोटेक्शन फ्रॉम बीइंग चीटेड इनटू बाइंग अ प्रोडक्ट ऑफ अ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी. एंड इक्वली जैसे कि प्रॉपराइटर की राइट्स प्रोटेक्ट हो रही हैं, वैसे ही कंज्यूमर की राइट्स भी प्रोटेक्ट होनी चाहिए. वो किसी भी बायर के अकॉर्डिंग चीटेड नहीं होना चाहिए, जस्ट बिकॉज it was displayed with either the same mark by a person who is not the actual proprietor or the authorized user of that mark, or a mark that is deceptively similar to a proprietor's mark. The act allows a registered proprietor to assign or license out the use of his trademark. ये एक्ट क्या अलाउ करता है कि रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर के पास ये पावर होती है कि वो असाइन भी कर सकता है और लाइसेंस भी कर सकता है अपने ट्रेडमार्क को किसी और पर्सन को. द असाइनमेंट एंड लाइसेंसिंग कैन बी डन विद और विदाउट द गुडविल ऑफ द बिजनेस कंसर्न. जो असाइनमेंट और लाइसेंसिंग है वो विद और विदाउट दोनों के गुडविल के साथ
हो सकती है. ट्रेडमार्क नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड टू बी असाइंड और लाइसेंस. और जो मेन बात इसमें बोल रहा है कि असाइन अगर आप कर रहे हो या फिर लाइसेंसिंग अगर आप कर रहे हो तो इट्स नॉट नेसेसरी टू रजिस्टर योर ट्रेडमार्क. Then the second is the meaning of the assignment. Actually, what is the meaning of an assignment? Assignment and transmission of a trademark refer to the legal process by which the ownership rights of a trademark are transferred from one person or entity to another. Basically क्या बोल रहे हैं कि assignment एक ऐसा process है, legal process है जिसमें कि आप अपनी ownership, trademark की ownership को किसी और person को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी और पर्सन को या किसी और एंटिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप अपनी ट्रेडमार्क की राइट्स को. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स. सिर्फ जो आपके पास राइट्स है वो राइट्स आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एसोसिएटेड विद द ट्रेडमार्क, विच कैन इंक्लूड द राइट टू यूज, लाइसेंस और सेल और एनफोर्स द ट्रेडमार्क. The assignment of a trademark involves the complete transfer of the ownership from one party to another. क्या बोल रहे हैं कि जो असाइनमेंट होता है वो complete transfer होता है ownership का from one party to the another party. Now, what are the types of the assignment of a trademark? तो पहला है complete assignment. It refers to the transfer of all rights associated with the trademark from one individual to the another individual. अब इसमें क्या बोल रहे हैं कंप्लीट असाइनमेंट में कि एक मान लेते हैं फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ पर्सन नेम एक्स एंड एक्स ने अपनी सारी राइट्स असाइन कर दी वाई को. तो अब वाई जो है उसके पास कंप्लीट असाइनमेंट हो गया और एक्स से उसको परमिशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी काम के लिए. तो हु हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट इन दिस केस? वाई हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट. Second is the partial assignment. The partial assignment involves the transfer of the ownership restricted to a specific services or product. इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रांसफ़र है वो सिर्फ स्पेसिफिक सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के लिए होगा. इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एक्स एक पर्सन है, ठीक है, और एक जेड एक पर्सन है. एक्स ने अपनी राइट्स किसे दी हैं? जेड को दी है. बट उसने बोला है कि सिर्फ तुम इस ट्रेडमार्क के अंदर शूज़ सेल कर सकते हो. वैसे तो मेरा बिजनेस मेंस लाइफस्टाइल के अंडर है, बट जो मैं तुम्हें ट्रेडमार्क दे रहा हूँ वो सिर्फ उसके अंदर तुम शूज़ सेल कर सकते हो. तो इट इज़ फॉर द स्पेसिफिक राइट्स और द स्पेसिफिक सर्विसेज और द प्रोडक्ट्स दैट हैज़ बीन असाइन टू जेड थ्रू एक्स. इतना समझ गया आप लोगों को. देन द थर्ड इज द असाइनमेंट विद द गुडविल. Assignment with goodwill refers to the transfer of a trademark along with all the associated rights and values from one person to another. इसमें फिर फोर्थ टाइप आता है असाइनमेंट विदाउट गुडविल. एक होता है विद गुडविल और एक होता है विदाउट गुडविल. तो द असाइनमेंट विदाउट गुडविल इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ अ ट्रेडमार्क इन अ वे दैट अलाउज इट्स यूज फॉर पर्पसेस अदर देन द ओरिजिनल वन. मीन्स जो ट्रेडमार्क का ट्रांसफ़र उस पर्पस के लिए हो रहा है जो ओरिजिनल वाला नहीं है. Move on to the next topic, that is the process of assignment of a trademark, that is covered under section 45 of the Trademark Act. So the process of assignment and transmission of a trademark as described under section 45 of the Trademark Act involve the following step. तो फर्स्ट फोरमोस्ट स्टेप है कि एप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी टू द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेडमार्क यूजिंग द फॉर्म TMP, that is for the application to the registrar of the trademark for the assignment of the trademark along with the duly certified original documents. मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सारे टाइप्स के फॉर्म्स बताऊंगी ट्रेडमार्क के अंदर. उसमें हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे. द रजिस्ट्रार विल रिव्यू द एप्लीकेशन, प्रोवाइड अ डिसीजन विद इन 3 months. ठीक है, तो पहले आपको अगर आपको असाइनमेंट ऑफ अ ट्रेडमार्क करना है तो सेक्शन 45 के अंडर कवर होगा और आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को यूजिंग द फॉर्म TMP अलॉन्ग विद द ड्यूली सर्टिफाइड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. उस फॉर्म के साथ आपको कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे. फिर रजिस्ट्रार आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा और डिसीजन प्रोवाइड करेगा विद इन 3 months. The decision may include informing the applicant about the assignment and requesting additional proof if there are doubts. तो रजिस्ट्रार एडिशनल प्रूफ भी मांग सकता है अगर उसको डाउट होता है किसी भी चीज़ के लेके. If the assignment is approved,
The registrar will make an entry in the register including details such as the name and address of the assignee, the date of the assignment, a description of the rights assigned, and the basis of the assignment and the date of entry in the registrar. Assignee is the person who assigned the trademark to the another person, and the person who is receiving is known as the assigner. In case of a dispute between the parties regarding the validity of the assignment or transmission, the registrar may refuse to register it until the further rights of the parties have been डिटरमाइंड. तो फर्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे फॉर्म टीएमपी भर के, उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होंगे. सेकेंड पे रजिस्ट्रार रिव्यू करेगा आपकी एप्लीकेशन को विद इन 3 months. उसके बाद डिसीजन देगा एप्लीकेंट का अबाउट द असाइनमेंट. अगर उसको एडिशनल प्रूफ चाहिए तो वो भी आपको देने पड़ेंगे. असाइनमेंट अगर अप्रूव हो जाता है तो रजिस्ट्रार एंट्री कर लेगा रजिस्टर के अंदर, और कुछ डिटेल्स हैं जो वो की नोट कर लेगा. बेसिस क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, डेट क्या है, असाइनमेंट की नेम एंड एड्रेस, ये सब दोनों पार्टीज़ का नोट कर लेगा, और डेट ऑफ एंट्री ऑन द रजिस्ट्रार. और अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग द वैलिडिटी तो रजिस्ट्रार रिफ्यूज़ भी कर सकता है टू रजिस्टर द असाइनमेंट. नाउ अनदर टॉपिक इज़ दी लाइसेंसिंग, दैट इज़ द ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग. क्या होता है, अभी हमने असाइनमेंट पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लाइसेंसिंग क्या होता है. लाइसेंसिंग अकर्स वेयर द ओनर और द ऑथराइज्ड यूजर ऑफ द ट्रेडमार्क allows a license to use his trademark for a royalty paid to him for a particular term. Assignment में कोई particular term नहीं होती, whereas in licensing there is a particular term जितने पीरियड के लिए आपको ये लाइसेंसिंग मिल रही है, और उसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात रॉयल्टी भी मिलती है लाइसेंसिंग में. लाइसेंसिंग इज डन बाय अ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द यूज ऑफ द ट्रेडमार्क बाय द लाइसेंसी. उसमें लाइसेंसिंग एग्रीमेंट बनता है लाइसेंसिंग के अंदर, और आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जाती है. द टर्म्स मस्ट इंक्लूड द नेम ऑफ द पार्टीज जिसको असाइन हो रहा है और जो असाइन कर रहा है, टर्म्स ऑफ सब लाइसेंसिंग, ड्यूरेशन ऑफ द लाइसेंस, कितने टाइम का ड्यूरेशन है लाइसेंस का, टेरिटरी फॉर यूसेज ऑफ ट्रेडमार्क, पर्टिकुलरली किस टेरिटरी में आपको इस ट्रेडमार्क का यूज़ करना है, स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चर्ड अंडर द ट्रेडमार्क, कैसे गुड्स और सर्विसेज आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो इस ट्रेडमार्क के अंदर, रॉयल्टी टू बी पेड, कितनी रॉयल्टी पे की जानी चाहिए, टर्म्स फॉर सच पेमेंट, क्या टर्मिनेशन होगा क्या नहीं होगा, ये सब लिखा जाना चाहिए पेमेंट से रिलेटेड. टर्म्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल, सिक्योरिटी टर्म्स, टर्मिनेशन ऑफ द लाइसेंसिंग अमंग अदर्स. बहुत इंपॉर्टेंट बात, टर्मिनेशन किस किस बेसिस पे आपका हो सकता है लाइसेंस का. फिर लाइसेंसिंग कैन बी डन थ्रू मर्चेंडाइजिंग. पहला है, दिस इज अ टाइप ऑफ अ लाइसेंस वेयर अ सिंपल प्रोडक्ट इज एनहांस्ड विद द अटैचमेंट ऑफ अ फेमस ब्रांड नेम. ठीक है, जब आपको लाइसेंस किसी भी फेमस ब्रांड नेम का मिलता है, एंड दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ एडवर्टाइजिंग यूज बाय मेनी फेमस ट्रेडमार्क्स. ये बहुत फेमस है मर्चेंडाइजिंग, तो हमें पता ही है. फॉर एग्जाम्पल वी सी फेमस ट्रेडमार्क ऑन मग्स, बैग, फोन कवर्स एट्सेट्रा. फिर सेकेंड इज द फ्रेंचाइजिंग, कि कोई भी जैसे मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजी ले लिया, डोमिनोज का ले लिया, पिज्जा हट का ले लिया. हियर अ लाइसेंस पे अ रॉयल्टी टू द for the rights to exactly implement the licensor's business model and use the licensor's trademark on a permitted good and services. For example, CCD के outlets खुल जाते हैं, तो that is franchising. Third is the co-branding. Here, proprietors of the two trademark coordinate with each other to derive mutual benefits from the goodwill enjoyed by both the marks. A very popular brand like Dell co-brands with the Intel processor. जैसे कि Dell के लैपटॉप्स हैं और Dell उस Intel के साथ को ब्रांडिंग कर ली कि भाई मैं लैपटॉप दूंगा और तू मेरे को प्रोसेसर दे दे, तो दिस इज द को ब्रांडिंग. तो ये है लाइसेंसिंग का एक पार्ट. फिर है ब्रांड एनहांसमेंट. हियर अ लाइसेंसर में टीम अप विद अनदर टू यूज हिज ब्रांड नेम ऑन दी डिफरेंट प्रोडक्ट. सिंपल. Then we have the types of licensing. So first is exclusive license. The license is the only user of the trademark. इसमें क्या बोल रहा है, एक्सक्लूसिव लाइसेंस. जिस पर्सन ने आपको जिसको पर्सन को लाइसेंस मिला है वो ओनली यूज़र है ट्रेडमार्क का, और जो लाइसेंसर है वो नीदर रिटेन्स हिज राइट टू यूज़ नॉट टू ग्रांट फॉर द लाइसेंसेस, और जो ग्रांट कर रहा है वो अपनी राइट खो देता है और आगे किसी को ग्रांट नहीं कर सकता लाइसेंस. हाउएवर ही रिटेन्स द राइट टू एक्सक्लूसिवली ओन द ट्रेडमार्क. वो ओन तो करता है बट वो राइट खो देता है. फिर हमारा सेकेंड नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस. द लाइसेंस इज जस्ट वन ऑफ द यूजर्स ऑफ द लाइसेंसी इज जस्ट वन ऑफ द यूजर्स ऑफ द
trademark, the licensor retain his right to use and grant further license as well. Exclusive में क्या हो रहा था, वो कोई ना तो retain कर सकता अपनी right और ना आगे grant कर सकता licenses को, but non exclusive में वो लाइसेंसर जो है वो ये सब बातें कर सकता है, आगे अपना लाइसेंस दे भी सकता है, फर्दर ग्रांट भी कर सकता है. इवन इन दिस केस द एक्सक्लूसिव राइट टू ओन द ट्रेडमार्क लाइज विद द लाइसेंसर ओनली, और एक्सक्लूसिव लाइसेंस में लाइसेंसी के पास था. फिर है हमारा सोल लाइसेंस. द लाइसेंसी इज द ओनली अदर यूजर ऑफ द ट्रेडमार्क बिसाइड्स द लाइसेंसर. लाइसेंसर के बाद लाइसेंसी ही ओनली यूजर है ट्रेडमार्क का. द लाइसेंसर डज नॉट रिटेन हिज राइट टू ग्रांट फर्दर लाइसेंसेस बट रिटेन्स हिज राइट टू यूज एंड एक्सक्लूसिवली ओन द लाइसेंस. एंड लास्ट इज द सब लाइसेंस. The licensor and the licensee both have right to use the grant and further licenses of the trademark to the third parties. इसमें licensor और licensee दोनों के पास पार होती है कि वो आगे ट्रेडमार्क को लाइसेंस दे सके, ट्रेडमार्क का लाइसेंस आगे फर्दर दे सके. द लाइसेंसर हाउएवर इज द सोल एंड एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क. बल्कि जो लाइसेंसर है वो सोल एंड एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क रहेगा. तो इसी के साथ आज हमने पढ़ा ये सब बातें कि इंट्रोडक्शन पहला, तो फिर असाइनमेंट क्या क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ असाइनमेंट क्या होते हैं, कंप्लीट असाइनमेंट, पार्शियल असाइनमेंट, असाइनमेंट विद गुडविल एंड असाइनमेंट विदाउट गुडविल. फिर हमने प्रोसेस समझा सेक्शन 45 के अंदर. फिर हमने ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग समझा, मीनिंग उसका. फिर उसके बाद लाइसेंसिंग किस किस प्रोसेस से किस किस तरह से हो सकता है, मर्चेंडाइजिंग, फ्रेंचाइजिंग, को ब्रांडिंग एंड ब्रांड एनहांसमेंट. फिर हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ लाइसेंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइसेंसिंग. फर्स्ट इज द एक्सक्लूसिव लाइसेंस, सेकंड इज द नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस एंड थर्ड इज द सोल लाइसेंस, वेयर एज फोर्थ इज द एंड लास्ट वन इज द सब लाइसेंस. इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय. So good morning students, welcome back to Next Gen Legal Minds, and today we'll begin with our next topic, that is trademark infringement. So first we'll look into what are the topics that are to be covered. First is trademark infringement. What is trademark infringement? Second is what are the essential elements of that particular trademark infringement. Then what are the types of trademark infringement? There are particularly two types of trademark infringement. The first is direct and the other one is indirect. Then legal remedies and penalties for the trademark infringement. Now there are particularly three case laws which are very important when we are studying this trademark infringement. First is Coca-Cola Company versus Bisleri International Private Limited 2009. Second is Starbucks Corporation versus Starbucks Coffee and Company. And the third is Mondelez India's Private Limited, formerly known as Cadbury India Private Limited versus Neeraj Food Products. So we'll begin with what is a trademark infringement. So section 28 of Indian Trademark Act discusses the rights which are vested in the registered proprietor of a trademark. It also grants the registered proprietor an exclusive right to use that particular trademark in relation to goods and services. तो सेक्शन 8 है इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर, वो राइट्स बताता है ऑफ द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर जिसने ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है. और अगर रजिस्टर्ड, इफ़ आई एम द पर्सन हु इज़ रजिस्टरिंग माई ट्रेडमार्क, तो मेरे पास एक्सक्लूसिव राइट है मेरा ट्रेडमार्क यूज़ करने के लिए जो भी मैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ. ठीक है. सेक्शन 29, वेयर एज सेक्शन 29 ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट द ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट अकर्स व्हेन एनी ऑफ दीज राइट्स आर वायलेटेड. सो इट मीन्स दैट सेक्शन 29 बताता है अगर सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग मेरा कोई भी राइट वायलेट हो रहा है तो सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग वो हम बोलेंगे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट. अब अगर हम इसको सिंपली देखें तो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट अकर्स when a person other than the registered proprietor, here who is a registered proprietor, I am the registered proprietor, अगर मेरे अलावा आप लोग कोई भी इंसान मेरा ट्रेडमार्क यूज़ कर लेता है तो दैट विल अमाउंट टू ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट. अगर कोई एग्जैक्ट सिमिलर और डिसेप्टिवली सिमिलर ट्रेडमार्क ले लेता है मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के अकॉर्डिंग तो विदाउट माई परमिशन देन इट विल बी अनफेयर एडवांटेजेस एंड इट विल अमाउंट टू ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट. समझा व्हाट इज अ ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट. नाउ मूविंग ऑन.
नाउ व्हाट आर द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट. अगर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो कब हम मानेंगे कि वो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट है. सो द फर्स्ट इज मेकिंग माइन्यूट ऑल्ट्रेशन, taking any key characteristics of a trademark or taking the entire trademark and then making a few variation or addition would be considered a trademark infringement. For example, मेरा ट्रेडमार्क था एक्स समथिंग, एक्स मान लेते हैं, एक्स था मेरा ट्रेडमार्क, और आप में से आपने मेरा ट्रेडमार्क में थोड़ा सा चेंज कर दिया कि यहाँ पे कुछ बना दिया, यहाँ पे कुछ बना दिया ऐसे करके, या फिर कोई न्यू एडिशन कर दिया इसमें, या मेरा पूरा ही ट्रेडमार्क कॉपी कर लिया, तो उसको हम बोलेंगे मेकिंग माइन्यूट ऑल्ट्रेशन एंड दैट विल अमाउंट टू ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट. द सेकेंड इज यूज इन रिलेशन विद सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज. द इन्फ्रिंजिंग मार्क मस्ट बी यूटिलाइज्ड इन रिलेशन विद द सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एज दैट ऑफ द रजिस्टर्ड मार्क. Here it is saying that अगर मेरा क्लास 5 में रजिस्टर्ड है, दैट इज ऑफ मेडिसिन, तो इन्फ्रिंजमेंट तभी माना जाएगा अगर आपका भी मार्क क्लास 5 में रजिस्टर्ड है. मीन्स द क्लासेस विल ऑल्सो बी सेम, मीन्स द सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज भी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. The third is use in printed form. The infringing mark has to be in printed version of the mark. Okay, a typical depiction of the mark and it has to be on advertisement, या तो advertisement पे होना चाहिए या किसी invoice पे होना चाहिए और या फिर bill पे होना चाहिए किसी. कोई भी अगर oral use हुआ उस registered trademark का तो that does not constitute a trademark infringement. Okay, now what are the types of trademark infringement? So particularly there are two main types of trademark infringement. First is direct infringement and the second is indirect infringement. ठीक है, आगे देखते हैं. Now the types of the trademark infringement we have already seen. The first is direct infringement. So direct infringement कब occur होगा? The direct infringement in India under section 29, we have already seen that section 28 talks about the rights that are vested in the registered proprietor of the trademark, whereas section 29 talks about the infringement of that particular trademark. So direct infringement happens when someone uses an identical or deceptively similar trademark in respect to the goods and services which are also same as that are covered by the registered trademark, resulting in confusion. मैंने क्या बताया, मेरा मार्क है X और आपने ही सेम मार्क यूज़ कर लिया, मेरा सेम मार्क आइडेंटिकल एकदम डिसेप्टिवली सिमिलर ट्रेडमार्क आपने यूज़ कर लिया इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, जिससे कि बहुत कस्टमर्स को कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो दैट विल अमाउंट टू डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट. फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग एप्पल फॉर अदर इलेक्ट्रॉनिक्स वुड प्रोबेबली वायलेट एप्पल्स कॉपीराइट. ओके, नाउ व्हाट आर द लीगल इम्प्लीकेशंस? So direct infringement in India is where a person applies to a trademark to his goods and services which is similar to the registered trademark without prior permission. So direct infringement कब अकर होगा? अगर आपने मेरी परमिशन के बिना या फिर आपने कोई एप्पल का रजिस्टर करा दिया है ट्रेडमार्क और उनकी परमिशन के बिना आपने कोई भी ट्रेडमार्क यूज़ किया, तो दैट विल अमाउंट टू ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट. अब इसमें बोल रहा है लीगल रेमेडीज़. लीगल रेमेडीज़ को एक हम सेपरेट स्लाइड में देखेंगे अभी आगे, बट अभी छोटे में पढ़ लेते हैं. लीगल रेमेडीज़ इंक्लूड ऑर्डर्स टू रिस्ट्रेन सच एक्टिविटीज़, मतलब इंजंक्शन भी दे सकते हैं, अवार्ड भी मिल सकता है डैमेजेस के लिए या फॉर एनी लॉसेस, or for the disposal of infringing products. Court may also give orders as to who should be responsible for the cost or of the proceedings. इससे क्या होता है, अगर ऐसे मेजर्स होते हैं तो राइट्स ऑफ द ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क आर सेफगार्डेड. Now, second is indirect infringement. Indirect infringement particularly अगर हम इसका सेक्शन देखें तो it section 29 clause 5 states that indirect infringement in India, it happens when someone facilitates another person to use a trademark identical with or deceptively similar to the registered trademark. हियर मेरा ट्रेडमार्क एक्स था और आपने किसी थर्ड पर्सन को या अपने फ्रेंड को बोला कि तू इसका ट्रेडमार्क ले ले या फिर आइडेंटिकल या सिमिलर ट्रेडमार्क यूज़ कर ले. मेरा रजिस्टर्ड है बट आपने किसी और पर्सन को फैसिलिटेट किया, किसी और पर्सन को मीन्स ज़बरदस्ती की कि तू यूज़ कर ले. सो हियर नोइंग एंड हैविंग रीज़न टू बिलीव दैट सच फैसिलिटेटिव एक्ट वुड कॉन्स्टिट्यूट ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट. For instance, providing packaging material with the counterfeit mark. Here we can also say that when a third party encourages another person to use the registered trademark, that would amount to indirect infringement under section 29 clause 5.
legal obligation. Indirect infringement in India is for the parties who promote others to infringe the trademark, जैसा कि मैंने बोला. For instance, suppliers or the distributors. Legal consequences include, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? स्टॉपिंग ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ दैट हेल्प टू फैसिलिटेट, ऑर्डर्स टू प्रोहिबिट कर सकते हैं, और ये पार्टीज में बी पनिश्ड और ऑर्डर टू स्टॉप ऑफरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स टू दैट पर्टिकुलर मार्केट. Such measures are noble so as to make all individual activities such as, okay, so now looking into the legal remedies and penalties in trademark infringement. So these are the legal remedies. अगर trademark infringement किया है तो registered proprietor के पास क्या legal remedies है, वो क्या कर सकता है? तो ये 5 हैं. फर्स्ट इज damages, then injunction, cost of proceedings, destruction of goods and account of profit. So अभी हम इन्हें देखते हैं आगे. So the Trademark Act provides ways to protect trademark owners. सिंपल सी बात है. It includes injunction, मतलब किसी स्टॉप करना बेसिकली. सेकेंड इज damages, अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो उसके लिए आपको damages मिल सकते हैं. मोर टू कंपनसेट द ओनर ऑफ देयर लॉसेज, अगर किसी को कोई लॉस हुआ है तो उसका कंपनसेशन भी मिल सकता है. इट अलाउज कोर्ट्स टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम यूजिंग द मार्क विदाउट परमिशन. तो रेमेडीज क्या करती है? कोर्ट्स को स्टॉप मीन्स कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो अदर्स को स्टॉप कर सकती है बिना परमिशन के यूज़ करने का. सो फर्स्ट इज इंजंक्शन. इंजंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोर्ट्स. इंजंक्शन जो है वो कोर्ट से ही ऑब्टेन हो सकती है, कोर्ट से ही ली जा सकती है. वेयर द इन्फ्रिंजमेंट कॉन्टिन्यूज टू अकर और वेयर इट इज इमिनेंट मेकिंग फॉर इफेक्टिव स्टॉपेज फॉर कंटिन्यूइंग एंड फ्यूचर वायलेशन ऑफ द ट्रेडमार्क राइट्स. इंजंक्शन तभी मिलता है जब बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है और इन्फ्रिंजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस के साथ चल रही है, तो तब रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर कैन आस्क फॉर द इंजंक्शन फ्रॉम द कोर्ट. सो उसको टेम्परेरी इंजंक्शन भी होता है, परमानेंट इंजंक्शन भी होता है. तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंजंक्शन. द सेकेंड इज मॉनेटरी डैमेजेस. ट्रेडमार्क ओनर्स कैन सू फॉर pure monetary loss to cover losses suffered as a result of trademark infringement, business interruption and economic cost. So basically it's saying that कि अगर आपको trademark infringement से कोई भी loss हुआ है तो you can ask for monetary damages, means money के उसमें ही आप damages claim कर सकते हैं. The second is destruction of goods. The court has the authority to order the disposal of infringing products in order to purge them out of the market and preserve the trademark owners. The other is the legal cost. The court may grant an award of attorney fee. जो भी आपके फीस लगी है लॉयर की वो कोर्ट दिलवा सकती है. That requires the infringer to reimburse the trademark owner for the expenses. जो भी trademark owner का expense लगा है, कोई भी खर्चा हुआ है, तो वो भी legal cost can be recovered that might have been incurred in the course of the protecting the trademark through litigation. And also we have seen here another remedy, that is the account of profits. So here इसमें ये होता है कि अगर आपने कोई भी इन्फ्रिंजिंग प्रोडक्ट यूज़ करके पैसा कमाया है तो यू हैव टू सरेंडर एंड डिस्क्लोज ऑल द प्रॉफिट दैट आर बीइंग अर्न्ड थ्रू दैट पर्टिकुलर ट्रेडमार्क. सो हियर इट इज़ ऑल्सो अ रेमेडी. Now, what are the penalties for infringement? The Trademark Act also provides provision with respect to the punishment of a trademark infringement in India. So, obviously, remedies है तो penalties भी होगा ही. The first is the criminal penalty. Section 103 talks about the criminal penalties. इसमें है amount 2 lakh with imprisonment for up to 3 years that has effect of preventing use of the trademark by the other parties. Criminal में अगर हम जाएंगे तो 2 lakh with 3 years की जेल. सिविल पेनल्टी सेक्शन 135 में जाना पड़ेगा. May result in an award of damages to recover losses incurred due to the infringement and award of the legal expenses. Legal expenses means legal cost, which we have seen here, and damages to recover losses incurred due to, and here it is injunction, monetary damages. So कुछ भी claim कर सकते हैं सिविल पेनल्टी में. Destruction of goods अगर होगा तो सेक्शन 135 में ही जाना पड़ेगा, that is of civil penalties. States preliminary relief is available where the offending goods can be seized and disposed of to prevent further circulation and maintain the value of the trademark owner's brand. So here destruction of goods मतलब
जो भी गुड्स है पर्टिकुलरली जिस ट्रेडमार्क पे आप वो कर रहे हैं, गुड सर्विस बेच रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो दैट गुड्स कैन बी सीज्ड और डिस्पोज्ड ऑफ. इंजंक्शन के लिए भी आपको 135 में जाना पड़ेगा. इंजंक्शन तो ऑलरेडी सीन, दैट इज़ द परमानेंट इंजंक्शन एंड द टेम्परेरी इंजंक्शन. मतलब गुड सेल करने के लिए हम रोक सकते हैं टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर इन्फ्रिंजर. Now the important case laws. The first case is of Coca-Cola Company versus Bisleri India International Private Limited, that is of 2009 case law. In this, Bisleri assigned its Maaza trademark to Coca-Cola for sale and export in India. Bisleri ने अपना माजा का जो ब्रांड था, ट्रेडमार्क था, वो कोका कोला को दे दिया कि तुम इंडिया में सेल भी कर सकते हो और एक्सपोर्ट भी कर लो. ठीक है भाई. शॉर्टली आफ्टर बिस्लेरी फाइल्ड अ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फॉर माजा. बिस्लेरी ने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कर दिया माजा को इन टर्की. ठीक है. द कोर्ट रूल दैट द राइट्स ऑफ द ट्रेडमार्क वर फुल्ली ट्रांसफर टू कोका कोला. बिस्लेरी ने अपनी राइट्स किसको ट्रांसफर कर दी थी? कोका कोला को इन इंडिया. और बिस्लेरी ने कहाँ फाइल कर दिया ट्रेडमार्क के लिए? टर्की में. तो कोर्ट ने रूल किया कि जो राइट्स थी वो फुल्ली ट्रांसफर्ड हो गई थी कोका कोला को, तो प्रोहिबिटिंग बिस्लेरी फ्रॉम यूजिंग और रजिस्टरिंग द ट्रेडमार्क बोथ एंड विद इन आउटसाइड इंडिया. सो हियर ये आर्ग्यूमेंट रेज हुआ था कि बिस्लेरी ने तो फाइल किया है टर्की में और वेयर एज कोका कोला को मिला था इंडिया में. तो इन्होंने बोला कोर्ट ने कि बिस्लेरी कैन नॉट आस्क फॉर अनदर ट्रेडमार्क विद इन India or outside India because it has been already assigned to Coca-Cola. So here it is a trademark infringement case. The second case is of Starbucks Corporation versus Sardar Baksh Coffee and Company. Starbucks, we already know that it's a well-known trademark, Starbucks coffee wala. So here Starbucks registered their word mark Starbucks obviously and corresponding logo as a trademark in India in 2001. ये सरदार बख्श का है, ये सरदार बख्श का है, स्टारबक्स का है सॉरी. उन्होंने अपना ट्रेडमार्क और लोगो और वर्ड मार्क दोनों रजिस्टर कराया था 2001 में. डिफेंडेंट एस्टेब्लिश देयर बिजनेस इन 2015 अंडर द सेम नेम दैट इज सरदार बख्श कॉफी एंड कंपनी. इनका ये था सरदार बख्श का, दैट इज इन ब्लैक. Sardar Baksh logo was a turban commander faced with the wavy lines, as you can see in that particular picture. Wavy lines on the side surrounded by a circular black band. Through a letter of demand, the plaintiff requested that the defendant change in the logo in 2017. In response, the defendant simply changed the color scheme to black and yellow and resumed operations. Here, through a letter of demand, the plaintiff ने बोला डिफेंडेंट को कि यू कैन चेंज योर लोगो इन द ईयर 2017. तो डिफेंडेंट ने अपना लोगो चेंज किया बट उन्होंने सिंपली ब्लैक एंड येलो में चेंज किया और अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया. द डिफेंडेंट्स बिगेन ऑपरेशन अंडर द सेम नेम इन 2018. बल्कि स्टारबक्स का कब से रजिस्टर्ड था? 2001. तो डिफेंडेंट एंड द प्लेंटिफ प्रोवाइड कंपेरेबल गुड्स एंड सर्विसेज. स्टारबक्स भी और सरदार बख्श भी दोनों कॉफ़ी की कंपनी थी, दोनों कॉफ़ी की सप्लाई करती थी. तो they are deceptively similar, they are identical marks only. So they here plaintiff filed a suit against Sardar Baksh in Honorable High Court of Delhi as a result of preceding events. The plaintiff sued the defendants for the trademark infringement by using a deceptively similar mark. As we have already seen that essential elements of the trademark, essential elements of infringement are कि तुम आइडेंटिकल और डिसेप्टिवली सिमिलर मार्क को वो करना चाहिए, यूज़ कर रहे हो, तभी आप ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट you can ask for trademark infringement. So here we can see that the decision of the court relied on a case law, that is National Sewing Thread and Company Decision Limited versus James Chandwick and Bros Limited, which stated that in order to determine whether a trademark was deceptively similar, the court has to put itself in the shoes of the customers. अगर किसी कोर्ट को ये कंफर्म करना है कि whether the trademarks are infringing marks or not, तो कोर्ट को अपने आप को in the shoes of the customers means कोर्ट को ऐसा इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि they are the customers. So ऐसे ही केस इंटरप्रेट होगा. The Delhi High Court concluded using the aforementioned case that a man of ordinary intelligence might be confused and thus it is deceptively similar. So the Delhi High Court concluded that
अगर कोई भी नॉर्मल ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट पर्सन होगा, तो दैट विल बी he'll be confused. So it is held that Sardar Baksh was a deceptively similar mark to the brand or well-known brand that is the Starbucks coffee. So उसमें ये this was a particular case of trademark infringement. Now the other cases of Mondelez India's Private Limited versus नीरज फूड प्रोडक्ट. तो इधर प्लेंटिफ का ये प्लेंटिव ने लॉ सूट फाइल किया सीकिंग परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजंक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट बिकॉज डिफेंडेंट्स वर यूजिंग ब्रांड नेम एंड सेलिंग द चॉकलेट्स. द प्लेंटिफ एलिज दैट सेलिंग द चॉकलेट्स अंडर द ब्रांड नेम ऑफ जेम्स बॉन्ड, और प्लेंटिफ का ब्रांड था जेम्स बॉन्ड, दैट वॉज ऑफ कैडबरी ओनली. So here the decision of the court was Delhi High Court upheld a decision in the favor of the plaintiff in addition to the relief of the permanent and mandatory injunction granted to the plaintiff. So here the plaintiff was given permanent and mandatory injunction, and the court awarded the plaintiff damages in amount of rupees 10 lakhs. So here our concept, I hope that concept is clear, that is of trademark infringement. We have already seen that what are the types of trademark infringement, what are the sections, and हाँ ये जो trademark infringement का section 29 है उसके लिए मैं एक separate video बनाऊंगी, तो उसमें आपको clear हो जाएगा according to the Bear Act. So legal remedies हमने देखी, फिर हमने penalties देखी, and the important case laws. So thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन लीगल माइंड्स. और आज हम लेके आए हैं अपना न्यू टॉपिक, दैट इज ट्रेड ड्रेस. तो टॉपिक्स टू बी कवर देखते हैं. फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ अ ट्रेड ड्रेस, सेकंड इज इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट ऑन ट्रेड ड्रेस प्रोटेक्शन, एंड थर्ड इज द केस लॉज. हम केस लॉज से समझेंगे कि ट्रेड ड्रेस होता क्या है. तो फर्स्ट केस लॉ इज कोलगेट पल्मोलिव वर्सेस एंकर हेल्थ एंड ब्यूटी केयर. सेकंड इज कैडबरी इंडिया लिमिटेड वर्सेस नीरज फूड प्रोडक्ट्स. Third is Skechers versus Pure Play Sports, and last is Cipla Limited versus MK Pharmaceuticals. So let's begin with the meaning of the trade dress. So the trade dress is understood to constitute as protection awarded to the packaging or appearance of a product. It also includes shape, color, scheme protection or anything in the appearance that makes the product distinguishable to the consumers. Now क्या बोल रहा है कि ट्रेड ड्रेस कोई भी एक ऐसा प्रोटेक्शन होता है जो कि अपीयरेंस ऑफ अ प्रोडक्ट को दिया जाता है, कोई भी उसकी शेप को, कलर को, उसके अपीयरेंस को, जिससे कि लोग डिस्टिंग्विश कर पाएँ प्रोडक्ट में कि ये अच्छा इसका प्रोडक्ट है और ये उसका प्रोडक्ट है. तो दैट इज़ द ट्रेड ड्रेस. फॉर एग्जाम्पल जैसे एप्पल के एयरपॉड्स होते हैं, तो वो एक स्क्वायर शेप का केस होता है उनका और एक वाइट कलर के ही होते हैं वो, और उनके पीछे लिखे रहता है कि डिज़ाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन वियतनाम. वेयर एज अगर हम वन प्लस के देखें तो वो सर्कल शेप का केस होता है उनका, और वो कोई भी कलर यूज़ करते हैं. तो ये एप्पल का ट्रेड ड्रेस है और वो वन प्लस का ट्रेड ड्रेस है, तो दोनों डिफरेंट है. इसलिए कंज्यूमर्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे वो लोग कि हाँ ये एप्पल का है और वो वन प्लस का है. तो दिस कंसेप्ट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स लैनहम एक्ट ऑफ 1946. ट्रेड ड्रेस का कंसेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? यूनाइटेड स्टेट्स लैनहम एक्ट से. अब लैनहम एक्ट ऑफ 1946 में अंडर सेक्शन 43A अ प्रोडक्ट ट्रेड ड्रेस कैन बी प्रोटेक्टेड विदाउट एनी काइंड ऑफ फॉर्मल रजिस्ट्रेशन. अब अगर आपने अपना ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड ड्रेस भी प्रोटेक्ट हो जाती है. इसके लिए आपको कोई भी अलग से प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. The definition covers any person who or in connection with any goods or services or any container for goods uses in commerce any word, term, name, symbol or device or any combination therefore, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact is liable. Now what it's saying is the definition, जो कि बोलती है कि कोई भी अगर पर्सन है वो अपने कॉमर्स में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज ये यूज़ कर रहा है और वो टर्म नेम भी यूज़ कर रहा है, सिंबल यूज़ कर रहा है, डिवाइस यूज़ कर रहा है और उसको फॉल्स डेजिग्नेशन या फिर मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन दे रहा है या डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट दे रहा है, तो वो भी लायबल होंगे अंडर द मीनिंग ऑफ द ट्रेड ड्रेस. नाउ इंडियन प्रोटेक्शन एक्ट एंड ट्रेड ड्रेस प्रोटेक्शन. द ट्रेडमार्क Act does not define what a trade dress is as expressly given in the Lanham Act. Indian Trademark Act जो है वो
डिफाइन ही नहीं करता है ट्रेड ड्रेस को. इट इज़ पर्टिकुलरली गिवन इन ओनली लेनहेम एक्ट ऑफ United States. However, the act recognizes the trade dress through certain definitions under section 2. Now what's it saying कि section 2 के अंदर ना कुछ डेफिनेशंस दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड ड्रेस की डेफिनेशन निकालते हैं. फर्स्ट है सेक्शन 2ZB विच डिफाइन द ट्रेडमार्क. हमें पता ही है ट्रेडमार्क क्या होता है कि कोई भी मार्क जो केपेबल है आपका गुड्स और दूसरे का गुड्स डिस्टिंग्विश करने में, which is capable of distinguishing goods and services from another. Now second definition is according to the section 2M, that is mark की definition, which includes a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral, shape of the goods, packaging or combination of colors or any combination thereof. तो सिंपल बोल रहा है कि मार्क कोई भी डिवाइस है, ब्रांड है और एटसेट्रा एटसेट्रा है. सेक्शन 2Q पैकेज को डिफाइन करता है. नाउ व्हाट इज अ पैकेज? इट इंक्लूड्स एनी केस, बॉक्स, कंटेनर, कवरिंग फोल्डर, वेसल, कैस्केट, बॉटल, रैपर, लेबल, टिकट एटसेट्रा टिल हियर. तो फर्स्ट डेफिनेशन 2ZB, इट्स a trademark definition. Second is mark under section 2M. Third is package under section 2Q. These three definitions read together have been used to describe what is understood as a trade dress. तो ट्रेड ड्रेस ऑब्वियसली ट्रेडमार्क भी है आपका, मार्क भी और पैकेज भी है. तो ये हमने पढ़ी ट्रेडमार्क की ट्रेड ड्रेस. नाउ केस लॉज. हम ट्रेड ड्रेस को अब समझेंगे कुछ केस लॉज से. द लैंडमार्क जजमेंट इन दिस रिगार्ड इज दैट ऑफ द कोलगेट पल्मोलिव वर्सेस एंकर हेल्थ एंड ब्यूटी केयर, where the court while deciding a dispute regarding colors of the टूथपेस्ट. इसमें क्या हुआ था, कोलगेट का हमें पता है कि वो कोलगेट जो टूथपेस्ट यूज़ करता है उसका रेड एंड वाइट कलर का पेस्ट होता है. तो हम नॉर्मल सी बात है, सब लोग पहचानते हैं कि हाँ अच्छा रेड एंड वाइट है तो ये कोलगेट का है. तो उसी टाइम पे एंकर हेल्थ एंड ब्यूटी केयर नाम का जो ये कंपनी थी, ये भी सेम कलर यूज़ करने लगी ऑफ द टूथपेस्ट. तो कोलगेट ने इंजंक्शन के लिए केस फाइल किया कोर्ट में, जिसमें कि एड्रेस किया कोर्ट ने कि इशू बाय रेफरिंग द आइडेंटिटी ऑफ द ट्रेड ड्रेस एंड हेल्ड दैट ट्रेड ड्रेस इज द सोल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गुड्स. क्या बोल रहे हैं कि ट्रेड ड्रेस जो होता है ना वो सोल आइडेंटिफिकेशन होता है गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनका ओरिजिन और सोर्स क्या है, और वो लायबल होता है कंफ्यूजन क्रिएट करने के माइंड्स ऑफ द customers, particularly those when they have been using the product over a long period. In other words, if the first glance of the article without going into the minute details of the color combination, get up and layout appearing on the container and packaging gives the impression as to deceptive or nearest similarity in respect of these ingredients, it is a case of confusion and amounts to passing off one's goods as those of another with the view to encash upon the goodwill and reputation of the latter. तो व्हाट्स इट सेइंग कि अगर कोई भी फर्स्ट ग्लांस में आर्टिकल लेने गया तो वो तो भाई नॉर्मल सी बात है, पैकेजिंग देखेगा और उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये कोलगेट का ब्रांड है. वो नियर सिमिलैरिटीज़ तो नहीं देखेगा इंग्रेडिएंट्स की. तो ये किसका केस बनता है, कन्फ्यूजन का केस बनता है और पासिंग ऑफ का बनता है कि कोई भी एक इंसान दूसरे की, मीन्स व्हाट वी कैन से दैट कोलगेट एंकर हेल्थ कोलगेट की गुडविल पे इनकैश कर रहा है. तो अब इसमें समझते हैं. इन द केस ऑफ कैडबरी इंडिया लिमिटेड वर्सेस नीरज फूड प्रोडक्ट्स, इसमें क्या हुआ था कि कैडबरी का हमें पता है जेम्स होती है, जेम्स तो सबको पता ही है. जेम्स की पैकेजिंग कैसी होती है, ब्लू कलर की होती है, उस पर छोटी 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 जेम्स बनी रहती हैं. तो नीरज फूड प्रोडक्ट्स नाम की एक कंपनी थी, उसने सेम ट्रेड ड्रेस कॉपी कर ली, सेम अपीयरेंस कॉपी कर लिया, बस उसका नाम रख दिया जेम्स बॉन्ड. तो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली restrained नीरज फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूजिंग ट्रेडमार्क्स जेम्स बॉन्ड एंड पैकेजिंग दैट वाज डीम्ड टू बी डिसेप्टिवली सिमिलर टू दैट ऑफ द कैडबरीज. इसमें कैडबरी का क्या था, जेम्स था, और नीरज फूड प्रोडक्ट्स का क्या था, जेम्स बॉन्ड. तो जेम्स बॉन्ड हाई कोर्ट दिल्ली ने रिस्ट्रेन कर दिया नीरज फूड प्रोडक्ट्स को फ्रॉम यूजिंग दिस ट्रेडमार्क दैट इज जेम्स बॉन्ड. क्यों? क्योंकि जो पैकेजिंग थी वो बिल्कुल सिमिलर थी और जेम्स और जेम्स बॉन्ड नाम भी सिमिलर था. On another occasion, in the case of Skechers versus Pure Play Sports, the Delhi High Court ordered Pure Play Sports from using the certain features of footwear that were misleading and causing confusion in the minds of the customers. तो इसमें क्या हुआ था, Skechers सबको पता है कि शूज़ बनाता है, फुटवेयर बनाता है. तो जो प्योर प्ले स्पोर्ट्स था वो भी सेम टाइप का फुटवेयर बनाने लगा जैसे कि Skechers बनाता था. तो Skechers ने इंजंक्शन के लिए केस फाइल किया. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला
कि नहीं भाई प्योर प्ले स्पोर्ट्स ये यूज़ नहीं कर सकता सर्टेन फीचर्स ऑफ द फुटवियर ऑफ द स्केचर्स बिकॉज इट वॉज मिसलीडिंग एंड कॉजिंग कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर्स। अब कोई लेने जाएगा प्योर प्ले स्पोर्ट्स का तो सोचेगा कि भाई हाँ ये तो सेम स्केचर्स वाले ही है, तो हो सकता है दोनों ने फ्रेंचाइजी ले लियो या कुछ कर लिया हो, मीन्स लाइसेंसिंग मिल गई हो XYZ कुछ भी, तो लोगों को लगेगा कि हाँ भाई वो स्केचर्स का ही ब्रांड है। तो हु आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज टू ब्रांड्स एज अ सेपरेट एंटिटीज, और वेयर एज जो स्केचर्स है और प्योर प्ले स्पोर्ट्स है दोनों ही सेपरेट एंटिटीज हैं। इन सच केसेस द कोर्ट्स don't generally rely on evidence of confusion but analysis the potential to cause deceptiveness and confusion in the minds of the consumers, thereby giving fair advantage to the other party. समझा? लास्ट केस लॉ है हमारा टेकिंग अ डिफरेंट स्टैंस इन द केस ऑफ सिप्ला लिमिटेड वर्सेस MK फार्मास्यूटिकल्स। इसमें क्या हुआ था, सिप्ला एक बहुत बड़ा मेडिसिन का ब्रांड है और MK फार्मास्यूटिकल एक कोई कंपनी थी। द कोर्ट वाइल रिजेक्टिंग द ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रेन फ्रॉम यूजिंग ओवल शेड टैबलेट्स दैट वर इन ऑरेंज कलर in a blistered shape packaging that held the distinctiveness in medicines to be measured by its composition and not through its packaging shape and कलर। इसमें यही हुआ था कि एक ओवल शेप की टैबलेट थी जो कि ऑरेंज कलर में थी और ब्लिस्टर्ड शेप पैकेजिंग थी उसकी, तो ये बोला गया कि उसकी डिस्टिंक्टिवनेस है और वो सेम उससे देखा जाएगा लोगों की। इस केस में कोर्ट ने बोला कि अगर कोई भी मेडिसिन की डिस्टिंक्टिवनेस है वो कंपोजिशन से मेजर की जाएगी, ना कि उसकी पैकेजिंग से, शेप से या कलर से। तो इस केस में ये हेल्ड किया था। तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेड ड्रेस। इसमें हमने 4 केस लॉज पढ़े। फर्स्ट केस लॉ था हमारा कोलगेट वर्सेस एंकर हेल्थ, सेकंड इज कैडबरी वर्सेस नीरज फूड प्रोडक्ट्स, थर्ड इज स्केचर्स वर्सेस प्योर प्ले स्पोर्ट्स एंड फोर्थ इज द सिप्ला लिमिटेड वर्सेस MK फार्मास्यूटिकल्स। तो अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल के प्लीज़ पूछिएगा, अपने डाउट्स पूछेंगे तभी आपको क्लियर होंगी चीज़ें, और हमने अपना आज का टॉपिक कवर कर लिया है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अपना आगे का टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन लीगल माइंड्स, और इसी के साथ हम लेके आए हैं आपके लिए न्यू टॉपिक जो कि है हमारा ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज़। तो फर्स्ट वी लुक इनटू द टॉपिक्स दैट आर टू बी कवर्ड। फर्स्ट इज व्हाट इज ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज़, जिसको हम आगे HCU के नाम से जानेंगे। फिर है लॉज गवर्निंग HCU ऑफ ट्रेडमार्क्स इन इंडिया, कि कौन से सेक्शन के अंदर आता है, कौन सा लॉ है ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज़ का। थर्ड इज द रिक्वायरमेंट्स, क्या है इसकी। फिर है एविडेंस रिक्वायर्ड, क्या एविडेंस चाहिए होता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अपना ट्रेडमार्क, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दी केस लॉज। तो पहला है लंडन रबर वर्सेस ड्यूरेक्स प्रोडक्ट्स, थर्ड सेकेंड है गोयंका इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड अंजनी कुमार गोयंका, थर्ड इज द स्टैटिला वर्सेस स्काईलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और फिर देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज ऑन ट्रेडमार्क लॉ। सो लेट्स बिगिन। पहला है व्हाट इज ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज। तो ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूजेज ऑकर्स व्हेन टू एंटिटीज ऑपरेट इंडिपेंडेंटली एंड इन गुड फेथ using the same or similar trademarks over the time without aiming to deceive or confuse the consumer। तो क्या बोल रहा है कि जब भी कोई दो एंटिटीज सेम या सिमिलर ट्रेडमार्क यूज कर रही हैं बहुत टाइम से, बट इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही हैं और गुड फेथ में काम कर रही हैं, और दोनों का कोई भी एम नहीं है किसी भी कंज्यूमर को कंफ्यूज करने का या फिर पब्लिक हार्म करने का, ये कोई भी एम नहीं है, तो दिस मस्ट बी ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट काम होना चाहिए, विच मीन्स नीदर पार्टी इज अटेम्प्टिंग टू take unfair advantage of the other's reputation and it must last for an extended period। तो इसकी essential elements क्या हैं कि एक तो जो आपका यूज़ है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए। सेकेंडली आप किसी की भी अनफेयर एडवांटेज लेना नहीं चाहते रेपुटेशन का या गुडविल का, आप किसी भी कंज्यूमर को कंफ्यूज नहीं करना चाहते, और थर्ड बात कि ये एक्सटेंडेड पीरियड के लिए होना चाहिए, मींस ओवर द टाइम होना चाहिए, बहुत लंबे समय से आप वो काम चालू होना चाहिए आपका, तभी ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज आपका माना जाएगा। आगे देखते हैं। इन ट्रेडमार्क लॉ द कंसेप्ट ऑफ ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज इज एन एग्जेम्पशन टू द जनरल रूल दैट प्रोहिबिट्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क दैट इज आइडेंटिकल और कंफ्यूजिंगली सिमिलर टू अ प्रीवियसली रजिस्टर्ड मार्क। व्हाट्स इट सेइंग इज कि ये जो ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज है ये एग्जेम्पशन है किसका, कि हमने एक
पढ़ा था, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क रिफ्यूज़ हो जाता है अगर आपका कोई मार्क आइडेंटिकल या कन्फ्यूजिंगली सिमिलर है प्रीवियसली रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का सेक्शन 11 के अंदर। तो ये ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज उसका एग्जेम्पशन है। दिस एग्जेम्पशन इज रिकॉग्नाइज्ड इन न्यूमरस कंट्रीज, allowing firms who have been using a mark in good faith to continue using and even registering that mark, notwithstanding the presence of previous identical or similar trademark. तो क्या बोल रहे हैं कि एक जो एग्जेम्पशन है ये बहुत सारी कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड होता है, जो कि अलाउ करता है किसी भी एंटिटी को, अगर वो गुड फेथ में काम कर रही है तो वो उसे यूज़ कर सकती है, मतलब कंटिन्यू कर सकती है, इवन रजिस्टरिंग और रजिस्टरिंग भी करा सकती है उस मार्क का, इवन तो कोई प्रीवियस आइडेंटिकल मार्क भी है उसका ऑलरेडी प्रीवियसली रजिस्टर्ड, तो आप तब भी अपना मार्क रजिस्टर करा सकते हैं और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं यूज़ करने के लिए। फिर अब देखते हैं लॉज गवर्निंग द ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज ऑफ ट्रेडमार्क्स इन इंडिया। तो जो ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज है वो सेक्शन 12 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर कवर्ड है, जो कि बताता है द प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज। दिस क्लॉज परमिट्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क दैट आर आइडेंटिकल और सिमिलर टू प्रीवियसली रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स। क्या बोल रहे हैं कि ये जो ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज है, सेम बात कि अगर आपका कोई भी मार्क आइडेंटिकल है या सिमिलर है आपका मार्क, तो आप ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज प्रूव करके अपना मार्क भी रजिस्टर करा सकते हैं, इफ द एप्लीकेंट कैन डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ मार्क वॉज ऑनेस्ट एंड कॉन्करेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका मार्क ऑनेस्ट है और कॉन्करेंट है, आपकी यूजेज ऑनेस्ट है और कॉन्करेंट है। द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेडमार्क्स हैव द ऑप्शन टू ऑथराइज सच रजिस्ट्रेशन if she is convinced that the applicant use of the mark was bona fide and there is no possibility of consumer confusion or deceit. क्या बोल रहे हैं कि जब रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स, ये ट्रेडमार्क ऑफ रजिस्ट्रार के पास ये पावर है कि वो अगर कन्विंस हो जाता है कि जो एप्लीकेंट है उसका यूज़ ऑफ मार्क वॉज बोनाफाइड और वो उसका मार्क कन्फ्यूज़ नहीं करेगा पब्लिक को, तो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स आपका भी मार्क रजिस्टर कर लेगा और दूसरे का भी मार्क रजिस्टर कर लेगा, इवन दो वो आइडेंटिकल है। बट आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपका यूसेज ऑफ मार्क है वो ऑनेस्ट है और कॉन्करेंट है। Section 12 of the Trademark Act read as follows. In the case of honest concurrent use or any other special circumstances which, in the opinion of registrar, make it proper so do so, the registrar may permit the registration by more than one proprietor of the trademark which are identical or nearly resemble each other in respect of the same or similar class of goods, subject to such condition and limitation, if any, as the registrar may think fit to इम्पोज। तो क्या बोल रहा है सेक्शन 12 कि अगर आपका ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज़ है तो रजिस्ट्रार को अगर ये लगता है कि आपका ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज़ है तो रजिस्ट्रार आपको परमिट कर देगा रजिस्ट्रेशन आपका ट्रेडमार्क का, अगर वो आइडेंटिकल भी है और रिजेंबल करता है किसी और ट्रेडमार्क का, इवन दो इन द सेम क्लास ऑफ गुड्स and services. This provision gives the registrar discretion in allowing the registration of identical or similar trademarks as long as the applicant demonstrate the honest concurrent use. सबसे important बात बार बार यही बोली जाएगी इसमें कि एप्लीकेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसका मार्क और उसका यूजेज ऑनेस्ट और कॉन्करेंट है। द एप्लीकेंट मस्ट ऑफर एविडेंस टू बैकअप देयर क्लेम सच एज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ यूज, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस एंड कंज्यूमर इम्प्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क। इसमें एप्लीकेंट प्रूफ करने के लिए कि उसका ऑनेस्ट और कॉन्करेंट यूज़ है वो डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ दे सकता है कि बहुत टाइम से चलता आ रहा है, जैसे कि हम 2025 में अगर कोई रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और हम उसको यूज़ कर रहे हैं 2020 से या उससे भी पहले, तो हम उसको यूज़र एफिडेविट हमें सबमिट करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी पड़ती हैं, सेल्स इनवॉइसेस, बहुत सारी चीज़ें होती है जो सबमिट करनी पड़ती है और प्रूफ करना पड़ता है रजिस्ट्रार को। एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंस हो गई या कंज्यूमर इंप्रेशन हो गया ट्रेडमार्क का, तो वो सब हमें सबमिट करना पड़ता है। तो ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज़ कौन से सेक्शन के अंडर आता है? सेक्शन 12 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट। Now, other topic is requirements for honest concurrent use. For an applicant to successfully claim honest concurrent use, certain legal requirement must be met. These requirements vary depending on the jurisdiction, but they generally include the following. अब अगर आपको
ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज़ क्लेम करना है तो उसकी सच रिक्वायरमेंट्स है। तो देखते हैं, पहला है ऑनेस्ट यूज़, जो कि हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं, ऑनेस्ट एंड कॉन्करेंट यूज़ भाई, ऑनेस्ट एंड कॉन्करेंट यूज़। तो देखते हैं क्या है। द एप्लीकेंट मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट देयर यूज़ ऑफ द ट्रेडमार्क हैज़ बीन ऑनेस्ट, मतलब भाई वो सच्ची तरह यूज़ कर रहा है, उसका कोई भी मोटिव नहीं है कि कंफ्यूज करे पब्लिक को या फिर किसी और की गुडविल पे एंजॉय करे, मीनिंग दैट दे डिड नॉट इंटेंड टू डिसीव द कस्टमर्स or take unfair advantage of an existing trademark. The use should be in good faith and should not have been adopted with the knowledge of the prior mark. एप्लीकेंट को ये नॉलेज नहीं थी कि पहले से ही कोई ऐसा मार्क भी रजिस्टर्ड था, तो उसको ये सब प्रूफ करना पड़ेगा। सेकेंड बात, कॉन्करेंट यूज। द एप्लीकेंट मस्ट शो दैट देयर यूज ऑफ द ट्रेडमार्क हैज बीन कॉन्करेंट विद द यूज ऑफ द existing trademark. This means that both the parties have been using the mark simultaneously for a substantial period. ये प्रूफ करना पड़ेगा कि दोनों पार्टीज जो हैं, डिफेंडेंट और एप्लीकेंट, दोनों साइमल्टेनियसली यूज़ कर रहे हैं। थर्ड है हमारा गुड फेथ, भाई सच्चाई होनी चाहिए उसके ट्रेडमार्क में। द एप्लीकेंट मस्ट एस्टैब्लिश दैट दे वर अनअवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रायर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क व्हेन दे बिगिन यूजिंग द mark. If the applicant knew of the prior mark and still adopted the same or the similar mark, their use may not be honest. सिंपल सी बात है भाई, अगर तुमने पता होते स्वाते भी वो एप्लीकेंट दूसरे का मार्क यूज़ कर लिया तो वो तो क्या हो गया, डिसऑनेस्ट। ठीक है, फिर अगली बात बोल रहा है फोर्थ पे, कंज्यूमर एसोसिएशन। द एप्लीकेंट मस्ट प्रूव दैट रेलेवेंट कंज्यूमर्स associate their mark with their goods and services. This can demonstrate through evidence of advertising, sales and market presence. तो कंज्यूमर का एसोसिएशन होना चाहिए, मतलब आपका मार्क इतना वेल रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि विद इन क्लिक्स कंज्यूमर समझ जाए कि हाँ भाई ये तो उसका मार्क है। जैसे एडिडास हो गया, मैकडी हो गया, हम समझ जाते कि अच्छा हाँ ये तो अच्छे वाले ब्रांड का नाम है। फिर बोल रहे हैं नो लाइकलीहुड ऑफ कन्फ्यूजन, कोई भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कंज्यूमर्स के अंदर। तो एप्लीकेंट्स मस्ट शो द कॉन्करेंट यूज ऑफ द ट्रेडमार्क इज अनलाइकली टू कॉज कन्फ्यूजन और डिसेप्शन among consumers. The registrar will assess whether the coexistence of the mark is likely to mislead the public or not. फिर है हमारा special circumstances. In some cases, the applicant may need to demonstrate the special circumstances. वो देखते हैं क्या बोल रहा है, that justify the honest concurrent use of the trademark. आपको special circumstances में भी आप प्रूव कर सकते हैं अपना ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एप्लीकेंट बिजनेस ऑपरेट्स इन अ डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन और caters to a different target audience, the registrar may consider this for a special circumstances. फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली में ऑपरेट कर रहे हो, अपना कोई भी खाने पीने का बिजनेस मान लेते हैं, आप दिल्ली में चला रहे हो और अब आपकी यूजेज से आप बहुत टाइम से चला रहे हो उस बिज़नेस को और अब आपका वो बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग गया, तो आपने सोचा अब मैं इसकी दूसरी फ्रेंचाइजी भी खोल लेता हूँ, मतलब कहीं और भी बिजनेस कर लेता हूँ। तो दिल्ली की जगह, दिल्ली में तो है ही, आपने चंडीगढ़ में भी जाके ओपन कर दिया और चंडीगढ़ में आप ही के ब्रांड का नाम सेम वहाँ पे ऑलरेडी चला आ रहा है जिसका बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है। तो आपको स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपका और उसका ट्रेडमार्क चंडीगढ़ वाले का और आपका रियल दिल्ली वाले का मार्क आइडेंटिकल नहीं है, और स्पेशल सर्कमस्टांसिस रजिस्ट्रार उसको नोट कर लेगा और जैसा भी होगा वो बता देगा। अगला टॉपिक है एविडेंस रिक्वायर फॉर द ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज। अब एविडेंस क्या क्या लगा सकते हैं आप ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज के लिए? टू सपोर्ट अ क्लेम ऑफ ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज द एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बहुत ज़रूरी बात, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू प्रूव दैट देयर यूज ऑफ द मार्क हैज़ बीन बोनाफाइड एंड कॉन्करेंट विद द एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क। सम ऑफ द की एविडेंसेस देखते हैं क्या क्या है इसमें। पहला है प्रूफ ऑफ यूसेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जो भी एप्लीकेंट अपना प्रायोरिटी क्लेम करते हैं ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते वक्त, उन्हें एक यूज़र एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है। उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं बहुत सारे कि हाँ बहुत पहले से ये ट्रेडमार्क यूज़ करते आ रहे हैं बट आपने रजिस्टर नहीं कराया, तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन यू हैव टू प्रोवाइड दोज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो है हमारा प्रूफ ऑफ यूसेज। द एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ड्यूरेशन कि भाई आप कितने टाइम से चला रहे हो इस बिजनेस को, एंड एक्सटेंट ऑफ देयर यूज ऑफ द ट्रेडमार्क, और आपका ट्रेडमार्क का यूजेज कहाँ कहाँ तक पहुँच है। दिस में इंक्लूड डॉक्यूमेंटेशन शोइंग व्हेन द मार्क वाज फर्स्ट यूज एंड हाउ इट हैज़ बीन यूज्ड ओवर टाइम। आप उस डॉक्यूमेंट्स में के थ्रू ये प्रूफ कर सकते हैं कि आपका मार्क पहला कब यूज़ हुआ था और हाउ इट हैज़ बीन यूज। फिर एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंडिचर्स आप दिखा सकते हैं कि आपने एडवर्टाइजिंग करी है अपने मार्क की, जिससे कि गुडविल जनरेट हो गई है आपकी।
और आपने एडवर्टाइजिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है. मस्ट सबमिट एविडेंस ऑफ द फंड स्पेंट ऑन द एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोटिंग द ट्रेडमार्क. दिस हेल्प डिमॉन्स्ट्रेट द मार्क दैट हैज़ बीन वाइडली यूज और रिकॉग्नाइज बाय द कंज्यूमर. और आपने इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया एडवर्टाइजिंग में कि अब कंज्यूमर्स अगर आपका ब्रांड को एकदम विद इन क्लिक्स समझ जा रहे हैं कि हाँ ये भाई इसका ब्रांड है. फिर सेल्स डेटा आप दिखा सकते हैं कि आपने कितने की सेल्स कर दी है, सेल्स फिगर या अदर फाइनेंशियल डेटा आप दिखा सकते हैं दैट द ट्रेडमार्क हैज़ बीन यूज इन कनेक्शन विद द गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट प्लेस. फोर्थ है हमारा कंज्यूमर रिकॉग्निशन. इसमें आप क्या कर सकते हैं, द एप्लीकेंट मस्ट सबमिट द एविडेंस शोइंग दैट कंज्यूमर्स एसोसिएट द ट्रेडमार्क विद देयर बिजनेस ओनली. अब कंज्यूमर्स के दिमाग में इतना ज़्यादा ये ट्रेडमार्क हमारा चढ़ गया है कि अब जो कंज्यूमर्स है सिर्फ हमारे ही मार्क को एसोसिएट करते हैं औरों के मार्क से. तो दिस कैन इंक्लूड मार्केट सर्वे अगर आपने कभी किया है, कस्टमर फीडबैक लिया है आपने अभी कभी तो फिर वो भी, और अगर कंज्यूमर के कोई टेस्टिमोनियल्स हैं तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं एविडेंसेस के अंदर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे. फिर हम देख लें केस लॉज. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है पहला, लंडन रबर कंपनी लिमिटेड वर्सेस द ड्यूरेक्स प्रोडक्ट. द रेस्पोंडेंट्स अप्लाइड टू रजिस्टर द ट्रेडमार्क ड्यूरेक्स फॉर द कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोडक्ट्स डिस्पाइट द एपेलेंट ऑलरेडी यूजिंग द मार्क. इसमें क्या हुआ था, एपेलेंट हमें पता है बहुत पहले से ये ड्यूरेक्स प्रोडक्ट यूज़ कर रहा था, ड्यूरेक्स के प्रोडक्ट्स फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोडक्ट्स. तो रेस्पोंडेंट ने सेम ड्यूरेक्स के लिए अप्लाई किया, तो कोर्ट ने फाउंड इन द फेवर ऑफ द रेस्पोंडेंट एंड परमिटेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ द ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज़. इसमें कोर्ट ने ये देखा कि ये रेस्पोंडेंट का ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज़ था, उसने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए उससे ये प्रूव हो गया कि इसका ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज़ है, तो रजिस्ट्रार ने उसको कोर्ट ने उसको परमिट कर दिया रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क फॉर द ड्यूरेक्स प्रोडक्ट्स. द कोर्ट रूल्ड दैट फॉर्मर ट्रेडमार्क्स एक्ट ऑफ 1940 परमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपैरेबल ट्रेडमार्क्स विद द ऑनेस्ट कंटेम्परेनियस यूज इवन इफ दे आर आइडेंटिकल. सेकेंड केस है हमारा गोयनका इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड वर्सेस अंजलि कुमार गोयनका. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ था. जीडी गोयनका आपने नाम सुना होगा, गोयनका ये वही है. In this case, both parties registered trademark for educational establishment using the phrase गोयनका. दोनों पार्टीज ने, एपेलेंट ने, रेस्पोंडेंट ने, दोनों ने क्या कौन सा फ्रेज यूज किया, गोयनका. द कोर्ट डिटरमाइंड दैट बोथ पार्टीज बिगेन यूजिंग द मार्क अबाउट एट द सेम टाइम. दोनों पार्टीज ने एक ही टाइम पे काम करना स्टार्ट किया था और मार्क को यूज़ करना स्टार्ट किया था, एंड इन डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल लोकेशन, अलग अलग geographical locations पे. As a consequence, the court granted registration of both the marks. कोर्ट ने क्या किया, दोनों पार्टीज को अलाउ किया कि भाई दोनों रजिस्ट्रेशन ले लो, बट कुछ लिमिटेशन दे दी उनको, सच एज फोर्सिंग द एपेलेंट टू इंसर्ट द नेम ऑफ देयर ट्रस्ट इन ब्रैकेट्स. उन्हें एपेलेंट को कोर्ट ने क्या बोला कि आपको अपना ट्रस्ट का नाम ब्रैकेट्स में लगाना पड़ेगा, तभी आप ये मार्क यूज़ कर सकते हैं बीनीथ द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू अवॉइड कन्फ्यूजन. मतलब कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी या लिमिटेशन दे दी कोर्ट ने एक एपेलेंट को कि आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो पब्लिक को. फिर हमारा Statilla Charitable Society versus Skyline Educational Institute. In this case, the court permitted an engineering university to continue using the name Skyline despite the fact that another institution had the same name. इसमें क्या हुआ था कि एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थी, वो स्काईलाइन एक मार्क था उसको यूज़ कर रहे थे, और दूसरे इंस्टीट्यूशन भी वो भी सेम स्काईलाइन यूज़ कर रहा था. तो कोर्ट ने ये बोला कि स्टूडेंट्स जो हमारे होते हैं वो कोई हमारे कंज्यूमर्स नहीं है, कस्टमर नहीं हम उनको बोल सकते, आर नॉट टिपिकल क्लाइंट्स एंड आर लाइकली टू बी वेल वर्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दे पिक. स्टूडेंट्स को पता होता है कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, और उन्हें ये भी पता रहता है कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है या फिर ये लॉ की यूनिवर्सिटी है या ये मेडिकल की यूनिवर्सिटी है. तो उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी पिक करनी है और कौन सी नहीं करनी है. तो स्टूडेंट्स को हम नॉट टिपिकल क्लाइंट्स नहीं बोल सकते. तो कोर्ट ने बोला एज अ कॉन्सिक्वेंस देयर वॉज अ लिटिल चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग थ्रू आउट द स्टूडेंट बॉडी. तो अमंग द स्टूडेंट इट इज़ वेरी लेस चांसेस कोई की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. तो कोर्ट ने बोला कि दोनों ही पार्टीज एपेलेट और रेस्पोंडेंट स्काईलाइन यूज़ कर सकती है. देन अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज ऑन द
trademark law. The doctrine of honest concurrent use has a significant influence of the trademark law since it permits the coexistence of the identical marks in the certain situation. हमने क्या पढ़ा कि honest concurrent use से कोई भी दो आइडेंटिकल मार्क्स भी रजिस्टर हो सकते हैं. दिस फिलॉसफी एक्नॉलेजेस दैट इन अ डायनामिक इकोनॉमी फर्म्स कैन यूज आइडेंटिकल मार्क्स विदाउट इंटेंडिंग टू डिसीव और कंफ्यूज कंज्यूमर्स. आज की डायनामिक इकोनॉमी में कोई भी दो फर्म्स या कुछ भी दो आइडेंटिकल मार्क यूज़ कर सकती है विदाउट इंटेंडिंग टू डिसीव द कंज्यूमर्स और कंफ्यूज पब्लिक. इट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग ट्रेडमार्क कॉन्फ्लिक्ट्स वाइल प्रोटेक्टिंग बोथ पार्टीज राइट. इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रजिस्ट्रार के लिए कि दोनों पार्टीज़ का राइट प्रोटेक्ट हो सके. However, implementing the notion of honest concurrent usage is not without difficulties. ये बहुत डिफिकल्ट होता है प्रूव करना कि आपका ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज़ है. वन ऑफ द की इशूज इज द पॉसिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर कन्फ्यूजन. आपको ये प्रूव करना है कि आपका कंज्यूमर कन्फ्यूजन नहीं होगा, किसी कोई भी पॉसिबल चांसेस ही नहीं है. तो ये प्रूव करना बहुत एक डिफ़िकल्ट बात हो जाती है रजिस्ट्रार के पास या फिर कोर्ट ऑफ लॉ में, विच इज़ प्रिसाइजली द यूजेज ऑफ द ट्रेडमार्क एम्स टू एड्रेस. द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेडमार्क एंड द कोर्ट मस्ट carefully examine each case to decide if the simultaneous use of the identical marks is likely to mislead the consumers or not. अब दूसरी प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम तो ये कि भाई तुम्हें ये प्रूव करना है कि कन्फ्यूजन नहीं होगा कंज्यूमर्स को, और सेकेंड बात आपको प्रूव करनी है बर्डन ऑफ एविडेंस. एविडेंस इतने डालो कि रजिस्ट्रार ये सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ एप्लीकेंट इज़ द कॉन्करेंट यूज़र. तो to successfully claim honest and concurrent usage, the applicant must produce considerable proof to back up their claim. इतने आपको देने पड़ते हैं एविडेंसेस कि आपको प्रूफ हो जाए कि आपका ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज है एंड इन गुड फेथ, विच मे बी अ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली. टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और कॉस्टली भी होता है. फर्दरमोर, द डिसीजन टू अप्रूव ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूजेज इज अल्टीमेटली अप टू द रजिस्ट्रार्स जजमेंट, विच माइट क्रिएट कन्फ्यूजन फॉर बिजनेसेस. तो आज के टॉपिक में हमने ये सब टॉपिक्स कवर किए कि भाई ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज़ क्या है, कौन से सेक्शन के अंडर कवर होता है, दैट इज सेक्शन 12. फिर उसके बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑनेस्ट यूज़, कॉन्करेंट यूज़, गुड फेथ, कंज्यूमर एसोसिएशन, नो लाइकलीहुड ऑफ कन्फ्यूजन और स्पेशल सर्कमस्टांसेस. देन व्हाट आर द एविडेंसेस रिक्वायर्ड फॉर द ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज़. पहला इंपॉर्टेंट है प्रूफ ऑफ यूसेज, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स, सेल्स डेटा एंड कंज्यूमर रिकॉग्निशन. 3 केस लॉस पढ़े. फर्स्ट इज द लंडन रबर वर्सेस ड्यूरेक्स प्रोडक्ट्स. सेकंड इज जीडी गोयनका वर्सेस अंजनी कुमार गोयनका. थर्ड इज स्टैटिलीला चैरिटेबल सोसाइटी वर्सेस द स्काईलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. फिर देन द इफेक्ट ऑफ ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज ऑफ द ट्रेडमार्क लॉ. सो कोई भी अगर आपको डाउट्स हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और हम अपनी न्यू वीडियो के साथ जल्दी ही वापस आएंगे और आपको एक न्यू टॉपिक समझाएंगे. तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.